सर अभी आजकल न्यूज़ में शेफाली जरीवाला काफ़ी ट्रेंडिंग में है क्योंकि हम सभी को पता है उनकी अभी डेथ हुई है। सर आपने कभी उनकी पास्ट लाइफ देखी है? शेफाली की अकाल मृत्यु हुई, मैं कह सकता हूँ। अगर 8वें घर से मैं उनकी आयु देखता हूँ तो अभी उनके जाने का समय था ही नहीं। अभी आप कह रहे हैं कि उनकी अकाल मृत्यु ही हुई है, इसका मतलब उनकी सोल अभी इधर ही घूम रही है। लोगों के मन में एक डाउट हमेशा से रहता है कि प्रूफ क्या है कि पास्ट लाइफ सच में एग्जिस्ट करती है। कि वो अपने पास लाइफ में 1962 वॉर में उनकी डेथ हुई थी और उसी स्पॉट पे जाकर उनको गोली लगी थी। एंड ही वाज नन अदर देन मेजर शैतान सिंह भाटी। सर एक नॉर्मल इंसान को खुद से अपनी पास्ट लाइफ देखनी है घर बैठे, सर उसकी क्या प्रोसेस रहेगी? सर ऐसे ही बिग बॉस में सिद्धार्थ शुक्ला भी थे एंड उनकी डेथ, आपने उनकी पास्ट लाइफ देखी है? बट फॉर्चुनेटली उनके लिए कोई आया। ओके, टर्म आता है इल्यूमिनाटी। हाँ। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये क्या होता है? देखिए, इल्यूमिनाटी के बारे में मेरे पास एक सज्जन आए थे जो कहते थे कि यार मेरे को ना बहुत फेम चाहिए, तो वो कोशिश कर रहे थे कि इल्यूमिनाटी को कांटेक्ट करने। हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम ऑल वेल, आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया सर। सर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज, और क्योंकि मेरा ये पर्सनल फेवरेट टॉपिक है पास्ट लाइफ के बारे में, मुझे खुद बहुत इंटरेस्ट आता है जानने में सर। बट मैं स्टार्टिंग यहाँ से करना चाहती हूँ कि लोगों के मन में एक डाउट हमेशा से रहता है कि प्रूफ क्या है कि पास्ट लाइफ सच में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी हेलुसिनेट कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। सर आप कोई रियल इंसिडेंट बताएंगे कि आपने रियल लाइफ में क्रॉस चेक कराओ? देखिए, अगर मैं बात करूं कि किसी ने किया तो उससे पहले तो मैं बोलूँगा मैंने खुद ने किया। रीज़न बीइंग कि जब हम सीख रहे थे तो मैंने तब तब क्या था, एक ग्रुप था बहुत बड़ा। तो क्या होता था कि किसी ने मुझ पे ट्राई किया, मैंने किसी और पे ट्राई किया, तो ऐसे करते करते मेरे 6 पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुए थे। अब 6 के 6 जो थे, मैंने अब अपने पास्ट लाइफ इंसिडेंट से तो इंसान तो याद रखता ही है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन पास्ट लाइफ्स को देखते देखते मेरे कुछ खुद के डर थे। जैसे पानी को लेकर डर था, ऊंचाई को लेकर डर था, तो मुझे उनके कारण पता चले थे कि मुझे ये डर क्यों है। अब डर के कारण पता चले तो वो इवेंट बेस्ड थे। जब इवेंट बेस्ड कोई डर होता है आपके मन में, तो वो इवेंट देखने से अमूमन निकल जाता है। इट में टेक अराउंड 3 और 4 मंथ्स टाइम, पर वो निकल जाता है। अब मुझे एक डर था पानी से, ठीक है, मैं कभी भी पानी के नज़दीक नहीं जाता था। तो आज की डेट में मैं स्विमिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो डरता था वो स्विमिंग कर लेता है। नहीं तो कोई इंसान जो डरता होगा वो स्विमिंग पूल के अंदर भी नहीं जाता, और मैं अगर उसके अंदर स्विम कर लेता हूँ इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। मैं फर्स्ट फ्लोर तक मुश्किल से जाता था, अब मैं 10th फ्लोर तक चला जाता हूँ, यानी कि 10th फ्लोर पर रहता भी हूँ, ठीक है। तो वन ऑफ माई फ्लैट्स इज़ एट 10th फ्लोर, तो मैं वहाँ पर भी जाता हूँ और आराम से मैं बालकनी में खड़ा होता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो एक तो ये 2 डर थे मेरे अंदर, तो ये निकल गए। अब ये जब निकले तो उनमें से एक रेफरेंस मिला कि एक जगह थी रिवालसर, जो हिमाचल प्रदेश में मंडी के पास पड़ती है। तो एक बार मैं हिमाचल घूमने निकला, तो करते 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 मैंने सोचा चलो अब जब मैं इतना घूम रहा हूँ तो चलो रिवालसर भी देख लेते हैं। तो जो इंसिडेंट्स, जो पहाड़ मैंने वहाँ देखा था, जहाँ से मैंने अपने आप को गिरते हुए देखा था, वहाँ मैं जा पाया, ठीक है। मैं उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट था, तो इवन दो मुश्किल था वहाँ तक जाना, बट कहते हैं ना कि आपके पाँव जल्दी जल्दी चलने लग गए। यहाँ तो उस एनर्जी ने मुझे खींचा, मैं वहाँ तक पहुँच पाया, और मैं आराम से पहुँच पाया, बिना हांफे पहुँच पाया। तो आराम से मैं पहुँच पाया। वहाँ जाके मैंने उस गहराई को देखा जहाँ से मैं गिरा था, और उस कारण को देखा जो मैं पहले अपने पास लाइफ में देख चुका था। तो 2 रेफरेंस तो यही मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास एक सज्जन आए थे जिनके ना चेस्ट में, यहाँ लेफ़्ट साइड में बहुत पेन होता था। अमूमन किसी की भी ऐसे पेन होगा तो वो 2 चीज़ों से रिलेट करेगा, या तो गैस्ट्रिक ट्रबल हो सकती है या फिर हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। टाटा स्टील में काम करते थे वो, तो उनके पास मेडिकल का बहुत ज़्यादा अच्छा कवरेज था, तो वो अपने मेडिकल टेस्ट आराम से करवा सकते थे, और उन्होंने मल्टीपल टाइम्स अपने मेडिकल टेस्ट करवाए। कभी भी उनके मेडिकल टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकली, मतलब 0.01% भी प्रॉब्लम नहीं निकली। तो वो बड़े परेशान थे कि मेरे साथ बचपन से ये पेन क्यों चला आ रहा है। ना तो दवाई मिल पा रही है इसकी। अब प्रॉब्लम पता चले तो मैं दवाई खाऊं ना, ऐसे में क्या खाता रहूँ। वो बेचारे कभी इनो खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं, फिर कुछ दिन परेशान होने के बाद फिर पहुँच जाते हैं अपना ईसीजी वगैरह करवाने। तो कुछ ना कुछ चलता ही रह रहा था। आए तो जब उनका हमने पास लाइफ किया, तो उनको पास लाइफ में ले जाने के बाद हमने देखा कि वो अपने पास लाइफ में 1962 वॉर में उनकी डेथ हुई थी, और उसी स्पॉट पे जाकर उनको गोली लगी थी।
एंड ही वॉज नन अदर देन मेजर शैतान सिंह भाटी। उनका जन्म जोधपुर में हुआ था। तो उसके जब वो सेशन हुआ तो वो जितना वो रो सकते थे, जितना वो चीख सकते थे, क्योंकि गोली लगेगी तो चीखें तो निकलेंगी, तो वो दर्द उन्होंने, वो पेन उन्होंने बर्दाश्त किया। उसके बाद वो सेशन करने के बाद जब वो गए तो आफ्टर ऑल काफ़ी टाइम लग गया उनको थोड़ा सा नॉर्मल होने में। और जाते जाते भी बीच बीच में रास्ते में मुझे कॉल कर रहे थे कि सब कुछ ठीक रहेगा ना, मैं सेशन करके जा रहा हूँ, क्योंकि एक मन में वहम सा बैठ गया था, मैंने वो देख लिया है तो मेरे साथ सब कुछ ठीक चलेगा ना, कहीं ये तो नहीं कि ये मेरी हार्ट प्रॉब्लम का कारण बन जाए। जी। तो मैंने कहा नहीं, देखिए आप थोड़ा देर रिलैक्स होइए, आप थोड़ी देर अपने आप को टाइम दीजिए, क्योंकि जो आपने देखा आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। और इंसान कभी भी ये सोच ही नहीं सकता कि मुझे कभी ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो उन्होंने कुछ समय लिया, उसके बाद उनके मन में आया कि चलो मैं कुछ दिन छुट्टी लेता हूँ, मैं देख के आता हूँ अपनी जन्म स्थान। तो ये तो उनको पता था जोधपुर में उनके किस परिवार में जन्म हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि इसका रेफरेंस अब आपको गूगल में मिल जाता है। तो जब वो जोधपुर गए तो वहाँ जाकर उन्होंने अपने फ़ोन को वहाँ पर अपने होटल में ही छोड़ दिया। वो जानना चाहते थे कि मैं खुद जाऊँ अपने जन्म स्थान पे। तो उन्होंने गलियों गलियों में जाकर देखा और इवेंचुअली अपने वो घर तक पहुँच पाए, कुछ चीज़ों को पहचान पाए, और पहचानने के बाद अपने अंदाजे के हिसाब से अपने घर तक पहुँच पाए। जब वो करके वापस आए, अपने गाज़ियाबाद से आए थे वो, तो गाज़ियाबाद आने के बाद कुछ महीनों बाद उनका कॉल आया था कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब वो मेरा पेन जा चुका है। तो बेस्ट पार्ट वॉज कि वो पेन जा चुका है। सेकेंड थिंग वॉज कि मैं वहाँ जाकर अपने पैतृक घर देख कर आया हूँ, जो मेरे पुराने जन्म में मेरा पैतृक घर था। तो इससे भी वेरीफाई हुआ कि हाँ ये उनके साथ हो चुका है। तो और जहाँ पर उनको गोली लगी थी वहाँ पर एक छोटा सा स्पॉट था, जैसे बर्थ मार्क कहते हैं, तो वो भी एक चीज़ मैच कर गई। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो मैच कर जाती हैं, कुछ आपके पुराने निशान होते हैं या फिर पुरानी कोई यादें होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं वहाँ तक ले जाती हैं। मतलब एग्जैक्ट उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में जो देखा था वो वहाँ पर पाया गया। वो वहाँ पाया गया, और इनफैक्ट उसके बाद वो लेह लद्दाख गए जहाँ उनकी डेथ हुई थी। वहाँ पर आज भी रिजांगला एक जगह है, वहाँ पर उनके नाम पे स्मारक है। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने वो देखा, उस स्पॉट को आइडेंटिफाई किया। तो मतलब वो एडवेंचर्स करने वाले इंसान नहीं थे, जैसे कहते हैं एडवेंचरस पर्सन होता है, वो वैसे नहीं थे। पर ये देखने के बाद वो उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने गए। तो उसके बाद उन्होंने खुद बताया कि हाँ मैंने सब कुछ एक्सप्लोर किया है। अच्छा, अब ये तो वो चीज़ हो गई जो उन्होंने जाकर देखी। एक इंसिडेंस ऐसा आया था जिसमें एक डॉक्टर मेरे पास आती हैं। डॉक्टर आगे कहती हैं कि मुझे ना बचपन से मैं सोई नहीं हूँ ढंग से, मुझे बचपन से 3-4 साल की एज से ही एक कुंड नज़र आता है। अच्छा। जहाँ लाशें तैरती हुई दिखती हैं। अब कहती जब भी मेरे को लाशें दिखती हैं तो मुझे उसके बाद मेरी नींद टूट जाती है, और फिर सारी रात वो कहते हैं ना कि एक डर सा होता है मेरे मन में, मैं सो ही नहीं पाती हूँ। सपने में आता है? सपने में आता है, लेटी रहती हूँ पर मेरा माइंड मुझे सोने नहीं देता। तो वो काफ़ी टाइम से काफ़ी कोशिश कर रही थी। उनके जो फादर थे वो बहुत बड़े मंदिर, दिल्ली का एक बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पर बहुत बड़े महंत हैं। तो अपना उन्होंने आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया हुआ था, इसलिए मैं मंदिर का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो कहते मेरे घर में पहले आके वो बोलें कि देखो मैं डॉक्टर हूँ, पहले तो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती। दूसरी चीज़ ये कि पूजा पाठ के चक्कर में मुझे डालना नहीं, मैं इतने पूजा पाठ होते हैं मेरे घर में जितने आप सोच भी नहीं सकते। कहती इस पे मैं सिर्फ लास्ट रिजॉर्ट समझ के आई हूँ। और मज़े वाली बात ये थी कि उन्होंने जब अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, उनका 3 बार वो हमने उनको डेट 3 बार टाइम दिया उनको, पर वो तीनों बार आ नहीं पाई। चौथी बार उनको टाइम दिया था हमने, और उन्होंने बोला कि मैं तो खुश हूँ कि चलो आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई, क्योंकि मतलब एक या अगले दिन या उससे अगले दिन उनको अपनी अमरनाथ यात्रा पर निकलना था। तो उनको ये था कि चलो ये भी पता चल जाएगा कि क्या पता मेरे नसीब में वो देखना है भी कि नहीं। तो उन्होंने जब अपने आप को पास्ट लाइफ में देखा तो उन्होंने देखा कि एक राजस्थान में कहीं उनका जन्म हुआ था। वो जगह भी बाद में हमें गूगल पे मिल गई थी, अब मैं नाम याद नहीं है मुझे। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक जैसे होता है ना एक हाई कास्ट एक लो कास्ट, तो ये लो कास्ट से थी। कोई हाई कास्ट का लड़का था जिसके साथ इसका प्रेम संबंध था। तो उन दोनों ने ये सोचा था कि यहाँ पर क्योंकि रिलीजन बेस्ड बहुत प्रॉब्लम है, कास्ट बेस्ड बहुत प्रॉब्लम है, तो हम लोग भाग जाएंगे और शादी कर लेंगे। जिस दिन के बारे में मुकर्रर किया कि हम भागेंगे, उस दिन उस लड़के को उसकी फैमिली ने पकड़ लिया। उनको मालूम चल गया, तो उसको तो मार कर लेके जा रहे थे, इतने में रास्ते में वो आ गई, क्योंकि एक जगह पे इन दोनों को मिलना था।
तो जब ये आई तो फिर इसके साथ भी गलत किया, इसको भी मार दिया, पर घसीट कर इसको उस कुंड तक लेके गए। और वहाँ जाके जब ये अपनी लास्ट अपना सर उठाती है, आंखें खोलती है, तो देखती है कि कुंड में इसके परिवार और उस लड़के की लाशें तैर रही हैं। ओके। एंड दैट वाज हर लास्ट सीन जो उसने देखा था। उसके बाद उसकी पीठ में से एक, जैसे कहते हैं ना, एक तलवार सी घूमती गई, और वो उसका लास्ट सीन था। तो वो लास्ट सीन जो था वो बार बार अपने सपनों में दिखती थी। उसके बाद फिर वो अमरनाथ यात्रा पे गई। अब अमरनाथ यात्रा पे गई तो होता है ना, कोई भी फोटोग्राफ्स लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं छोटे छोटे, तो अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाते रहते हैं। तो वो वैसे स्टेटस पे लगा रही थी। तो मैंने, क्योंकि वो मुझसे सेशन करवा के गई थी, शी वॉज अ हैप्पी कस्टमर, तो मैंने उनको कई बार ना इतना सा एक रिप्लाई कर दिया कि थैंकफुली आपके माध्यम से सही मैं भी अमरनाथ गुफा के दर्शन कर पाया, या मैं इस यात्रा का पार्ट बन पाया। तो मैंने ऐसे एक मैसेज किया था। तो आगे से उसने बोला हाँ, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो श्रीनगर पहुंच गई तो उसका मैसेज आया कि आई वांट टू टॉक टू यू। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल बताइए। तो कहती यात्रा बहुत अच्छी रही, और मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, पर मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी। ठीक है। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद उनका मैसेज आया, बताते हैं कि देखिए हम तो होटल में रुके थे श्रीनगर में। तो वो होता है ना, जो कोई भी श्रीनगर जाता है तो वहाँ पे शिकारा राइड तो ज़रूर लेता है। शिकारा में गई तो वहाँ पर एक लड़का मिल गया, और वो लड़का उसी शक्ल का था जिसे उन्होंने पास्ट लाइफ में देखा था। एग्जैक्ट वही शक्ल। एग्जैक्ट वही शक्ल। अब वहाँ पर कास्ट सिस्टम था, यहाँ पर रिलीजन सिस्टम था। ये ब्राह्मण फैमिली से, वो मुस्लिम था। ओके। तो उसके कन्विंस करने पे, क्योंकि इसकी वो शक्ल देख चुकी थी अपने पास लाइफ में, कुछ ही दिन पहले देखी थी, तो उसके कन्विंस करने के पे कि आप एक बार हाउस बोट का भी एक्सपीरियंस लीजिए। तो कहती होटल बुकिंग होने के बावजूद भी मैं और मेरी मम्मी हम जाके हाउस बोट में रुके। तो एक रात रुके, अच्छा लगा हमें भी, बट ठीक है, हमारे लिए पहले एक्सपीरियंस था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे जब हमारे पास कावा आया, वहाँ पर चाय से ज़्यादा कावा चलता है, तो जब कावा आया तो वो लड़का आके कावा देता है और बातों बातों में इसको प्रपोज कर देता है। तो मैंने फिर आगे से सवाल पूछा, मैं कहा मैम आपका क्या रिवर्ट था, आपने क्या फिर जवाब दिया? अब उसी लड़के को आप मिले हो, उसने प्रपोज किया। कहती कहाँ सर, पिछले जन्म में भी मरवा दिया था, इस जन्म में भी मरवा देगा। वो मुस्लिम, मैं ब्राह्मण, पिछले जन्म में भी कास्ट सिस्टम, इस जन्म में भी रिलीजन सिस्टम, ना 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 ना, ये गलती दोबारा नहीं करूँगी जी। तो ये कर आकर फिर वो वापस आई, और नाउ शी इज़ लिविंग हैप्पी लाइफ, अच्छी हैं। और मेरे को तो ये बताया उन्होंने कि अब उनको नींद बहुत अच्छी से आती है, अब उनको वो सपना नहीं आता है अब वो चीज़ें नहीं आती हैं। तो ये 2 इंसिडेंट्स तो आपको मैंने बता दिए। जी। इसके अलावा आप खुद सोचिए, हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु का ही रूप है राम जी, भगवान विष्णु का ही रूप है कृष्ण जी। आप अगर सनातन में विश्वास रखते हैं, अगर आप भगवान राम में विश्वास रखते हैं, अगर आप भगवान कृष्ण में विश्वास रखते हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक मिथ हो सकता है? राइट। भगवान राम ने जब बाली के ऊपर छुप कर तीर चलाया तो उसे वचन दिया था कि यही काम मेरे साथ भी होगा जी। और द्वापर युग में जाकर वही जरा नाम का एक शिकारी था जिसने तीर चलाया हिरन समझ के, उनके अंगूठे में जाके लगा। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनको यही बोला था कि तुम विचलित मत हो, ये माया मेरी रची हुई है, मैंने ही ये सब कुछ किया है, क्योंकि मैंने कर्म ऐसा किया था जिसका प्रतिफल मुझे मिलना था। और आज के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी कि इस जीवन के बाद आपकी मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर ये बातें हम मानते हैं तो फिर हम आज भी ये सवाल क्यों उठाते हैं कि ये कितना सच है, कितना झूठ है? बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक सर आपने बहुत अच्छे से प्रूव कर दिया है कि पास्ट लाइफ सच में एग्जिस्ट करती है, और आपने फैक्ट्स भी चेक करवा दिए हैं। सर मैं यहाँ से आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप किस प्रोसेस से पास्ट लाइफ देखते हैं किसी इंसान की? देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप मेरे पास आई हैं, आप पास्ट लाइफ करवाना चाहती हैं, तो मैं आपको ट्रांस में लेके जाऊँगा। अच्छा। ट्रांस में ले जाने के लिए अब आप सोचिए आपकी जो भी एज है, ठीक है, बैड मैनर्स हैं, एज पूछना लड़कियों से, तो मैं फिर वो बैड मैनर्स में नहीं आऊँगा। आपकी जो भी एज है, तो आपने बचपन से कोई ना कोई स्ट्रेस ज़रूर देखा होगा, कभी पेरेंट्स का दिया हुआ स्ट्रेस मोटिवेशन के रूप में कि बेटा इतने मार्क्स आएंगे तो आपको ये लेकर देंगे, आप ये करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, वगैरह वगैरह 100 चीज़ें। आपने जॉब के टाइम में भी आपने, हो सकता है अगर जॉब की है तो आपने कोई ना कोई आपने स्ट्रेस ज़रूर देखा होगा। करियर के हर पड़ाव पे, लाइफ के हर पड़ाव पे आपने स्ट्रेस देखा होगा। तो अगर आप मेरे पास आइए तो मैं कहूँगा कि आपको सेशन में जाना है तो बिल्कुल जाइए, बट उसके लिए आपको
अपने स्ट्रेस को थोड़ा रिलीज़ करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं एक छोटी सी आपको एक्सरसाइज दूंगा। इसका कारण क्या है मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखिए, जब मैंने ये सब कुछ सीखा था ना, तब बताया जाता था कि पास लाइफ में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ 7 to 8% है। ठीक है, तो ये कितना बड़ा गैम्बल बन जाता था कि आपने पैसा भी खर्च किया, अपना टाइम डिवोट किया, आपने एक मन में सोचा कि मैं ये एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, और चांसेस क्या हैं, सिर्फ 7 to 8%। ये तो वही बात होगी सीए करने वाली। हाँ। हम सीए बनेंगे या नहीं बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे। तो अब मैंने इतने सालों से जब से मैं करता आ रहा हूँ, मैं ये बात समझ गया हूँ कि देखो, हर इंसान की लाइफ में स्ट्रेस है। अगर वो स्ट्रेस उसके साथ है तो वो इंसान रिलैक्स्ड हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आपको ट्रांस में लेके जाना है, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, 2 घंटे में सेशन ख़त्म हो जाए, मुझे मेरे ऑफिस जाना है, तो ये कैसे जा पाओगे आप? तो उसके लिए मैंने कुछ एक्सरसाइजेस बना रखी हैं, कुछ मटेरियल बना रखा है। जब मैं वो मटेरियल किसी को देता हूँ 15 दिन प्रैक्टिस करने के लिए, तो जब वो वापस मेरे पास आते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो चुके होते हैं, और आने के बाद भी मैं उनसे फिर वो प्रैक्टिस करवाता हूँ अपने पास, अपने सेंटर पे। करवाने के बाद वो इतने रिलैक्स हो चुके होते हैं कि वो जल्दी से आराम से चले जाते हैं। सो जो प्रोबेबिलिटी 7 to 8% थी वो आज 80 to 90% तक आ गई है, सिर्फ उस प्रैक्टिस की वजह से। सो इट्स बेटर ना कि आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं, जो आप टाइम लगा रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन रख के आ रहे हैं, जो क्यूरोसिटी लेके आ रहे हैं, वो आप पूरी कर सकें। तो मैं जब ये काम करता हूँ तो उसके बाद उनको ट्रांस में लेके जाता हूँ। ट्रांस में हमेशा 2 तरीके होते हैं ले जाने के। एक होता है कि मैं आपको इमेजिनेशन कराऊँ। अब मैं आपको इमेजिन करा रहा हूँ कि आप एक हंस पे बैठे हो। हंस आपसे छोटा होगा, बड़ा होगा? आप बताओ। छोटा होगा। छोटा होगा। जब छोटा होगा तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि आप उस पर बैठो। उसको इमेजिन करने के लिए या तो आपको हंस को बड़ा करना पड़ेगा या अपने आप को छोटा करना पड़ेगा। तो इमेजिनेशन वुड नॉट वर्क एवरीवेयर। पर विजुअलाइजेशन जो होती है वो एक ऐसी चीज़ होती है जो आपने अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी ज़रूर की होती है। जैसे कभी ना कभी तो पार्क गए होगे जी। कभी ना कभी तो प्लेन में, ट्रेन में या फिर गाड़ी में बैठे होगे। तो ऐसा कुछ विजुअलाइज कराया जाता है जो आपने अपनी लाइफ टाइम में ज़रूर किया हो। इसीलिए जब क्लाइंट से सेशन किया जाता है उससे पहले उससे बात की जाती है। बात करके तो पता चलता है कि वो क्या क्या कर चुका है, उसको हम कैसे लेकर जा सकते हैं, क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन उसी की बातों से निकलती है। अब मैं विजुअलाइज करते करते यानी कि उसको उस चीज़ से लेके जा रहा हूँ जो उसने कभी लाइफ टाइम में की है। जब मैं उसको उस विजुअलाइजेशन के थ्रू लेके जाऊँगा, उस पास्ट लाइफ में लेके जाऊँगा जो कभी उसने जी थी किसी और नाम के साथ, किसी और जगह पर, किसी और परिवार के साथ, तो फिर वो वही देखेगा ना जो कभी उसकी लाइफ में घटित हुआ था, यानी उस सोल की लाइफ में घटित हुआ था। इमेजिनेशन से तो हो सकता है हेलुसिनेशन हो रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। पर विजुअलाइजेशन से हेलुसिनेशंस नहीं हो सकते। सो दिस इज हाउ वी टेक देम इनटू द सेशन। सर, आप एग्जैक्ट उसी पास्ट लाइफ में कैसे लेके जाते हैं? हमारी इतनी सारी पास्ट लाइफ्स हैं, और जैसे आपने बताया उनको गोली लगी थी, आप उसी पास्ट लाइफ में एग्जैक्ट कैसे लेकर गए? देखो, एक सोल है, उसके काफ़ी सारे जन्म हुए होंगे। ठीक है, उसने जन्म इंसान के रूप में भी लिया, जानवर के रूप में भी लिया, पेड़ पौधे के रूप में भी लिया। ठीक है, अब इंसान के रूप में भी कई जन्म ले चुका होगा। हो सकता है कि एक इंसान जो मेरे पास आया, आज कहते हैं राजकुमार सिंह मेरे पास आए, वो किसी जन्म में हो सकता है कि टॉम डिकोस्टा रहे हों, किसी और जन्म में आबिद अली रहे हों, किसी और जन्म में रामानुज शास्त्री रहे हों। यानी कि वो हर धर्म से होते हुए आए होंगे, हर एक्सपीरियंस लेते आए होंगे। अब कोई सज्जन मेरे पास आगे कहते हैं कि मेरी प्रॉब्लम जो है वो रिलेशनशिप है, मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं बनती, मेरी वाइफ के साथ नहीं बनती, मेरे बच्चे मेरी कदर नहीं करते, मैं अपने ऑफिस जाता हूँ तो मेरे कोलीग जो हैं वो मेरे साथ ढंग से बात नहीं करते या मेरे उनसे झगड़ा होता रहता है। यानी कि कोई ना कोई इशू तो रिलेशनशिप को लेकर है ना। तो मैं फिर आवाहन क्या करूँगा कि अब मेरे 0 से 3 की गिनती में हम उस स्थान पे पहुँचेंगे जहाँ पर, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, 3 से 0 की गिनती में हम उस स्थान पे पहुँचेंगे जहाँ पर हम उस जन्म के अंदर एंटर कर सकें जिसका रिलेशन आपके आज की रिलेशनशिप प्रॉब्लम से मिल सके। अब देखो, आपने अगर मान लो पीछे 50 जन्म जिए हैं तो किसी जन्म में आपने रिलेशनशिप रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स की होंगी, किस वहाँ से कुछ आप पीस उठा लाए। हो सकता है कहीं पर आपने लोगों को बहुत लूटा हो, वहाँ से कुछ पीस उठा लाए। हो सकता है कहीं पर आपने कुछ लोगों की मदद भी की हो, तो वहाँ से भी कुछ पीस उठा लाए। तो ऐसे अगर आप 4-5 अपने जन्मों से कुछ पीस उठा लाए, 20-20% उठा लाए, तो तभी तो आपकी लाइफ एक कुछ ना कुछ बैलेंस लेके चलेगी। 40-60 का रेशो लेके 40% अच्छी होगी तो 60% ख़राब होगी, और यहाँ फिर 60% अच्छी होगी तो 40% ख़राब होगी। तभी तो बीमारियाँ भी लगेंगी पर आपका उपचार भी हो पाएगा।
तो ऐसा सब कुछ ही तो चलेगा लाइफ में। ये तो ना कि बचपन से पैदा हुए दिल में छेद लेकर और 10 साल की उम्र में मर गए, फिर जन्म क्या लेने आए थे भाई? हाँ जी। तो 70 साल क्यों जिए, 60 साल क्यों जिए? उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा और बुरा हुआ होगा। तो हर बिट्स एंड पीसेस आप अलग अलग लाइफ से लेके आए हो। तो जो प्रॉब्लम आप मेरे पास लेके आए हो ना, मैं उसके साथ रिलेटेड उस लाइफ में लेके जाने के लिए वैसी ही स्क्रिप्ट बनाऊंगा। ओके ओके सर, आपने अभी बताया कि आप किस तरीके से लेकर जाते हैं पास्ट लाइफ में। सर, एक नॉर्मल इंसान को खुद से अपनी पास्ट लाइफ देखनी है घर बैठे, हाँ, सर उसकी क्या प्रोसेस रहेगी? हिप्नोसिस सीखिए, पास्ट लाइफ सीखिए, अच्छा। सीखिए, सेल्फ हिप्नोसिस कीजिए। मैं भी अगर मैं चाहूँ कि मेरे को अभी के अभी अपना पास्ट लाइफ देखना है, तो व्हाट आई हैव टू डू इज़ कि मुझे अपना सेल्फ हिप्नोसिस करना है और उसके बाद वो स्क्रिप्ट को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ में वापस जाना है, यानी कि अपने आप को ही ट्रांस में लेके जाना है। तो उसमें प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, आप सीखिए। बहुत से लोग हमसे जूम पे भी करवाते हैं, ओके। तो वो भी अपने घर बैठे ही करवाते हैं। अब मेरे पास पीछे एक मैंने मेरे चैनल पे आप अगर जाएं थोड़ा उसको रिसर्च करें तो मेरे पास एक सज्जन आए थे जिनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, लातूर के पास। उनके फादर उनको ले गए पाकिस्तान, जब पाकिस्तान बना, वहाँ जाके उनकी स्कूलिंग कॉलेज वगैरह सब वहाँ पर हुआ। फिर उसके बाद वो हायर स्टडीज़ के लिए गए यूके, फिर वापस पाकिस्तान गए। पाकिस्तान में जाकर उन्होंने मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ाई। फिर वो वहाँ से उनकी फैमिली चली गई कनाडा। कनाडा में आज वो कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, यानी कि वहाँ के सिटीज़न हैं। वहाँ से फिर वो यूएस गए अपने बिज़नेस करने के लिए। आज वो बिज़नेस में रहते हैं, ठीक है। उनका नाम मुस्लिम नाम है, नाम नहीं लूँगा, पर अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो जूम में नीचे ना नाम लिखा हुआ आता है, तो उसमें लिखा हुआ आ रहा है, चलो मैं बता देता हूँ, रहीम अली नाम है उनका। ओके। जो जब उन्होंने अपने आप को पास्ट लाइफ में देखा तो उन्होंने अपने आप को एक ऋषि के बेटे के रूप में देखा। अच्छा। एंड अ मुस्लिम पर्सन रिसाइटिंग गायत्री मंत्र। तो यहाँ से एक प्रूफ आपको ये जी भी जी मिलता जी। है। अब एक मुस्लिम इंसान जो कि मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ाता था, वो गायत्री मंत्र कैसे पढ़ सकता है? एग्जैक्टली। तो पास्ट लाइफ में जाकर उसने देखा, तभी तो उसने बोल के सुनाया। तो ये भी एक रेलेवेंस मिलता है। तो वो भी तो अपने घर से बैठकर ही करवा रहे थे, अपने यूएस में बैठकर, अपने घर में बैठकर ही तो किया उन्होंने भी। जी जी। तो अगर आप चाहो तो अपने घर में बैठ के आप जूम पे ये कर सकते हो, या फिर खुद सीख लो, खुद कर लो, हम सिखाते भी हैं। अच्छा, आप सिखाते भी हैं? ओके ओके। काफ़ी क्यूरियोसिटी आपने जगा दी है अंदर पास्ट लाइफ के बारे में, क्योंकि पास्ट लाइफ ये सर ये चीज़ ना, जैसे अगर कोई एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी पढ़ता है, यूट्यूब में वीडियोस देखता है, इंस्टाग्राम में, सबको ये होता है। मैं खुद भी सीखता हूँ, खुद भी देखता हूँ, खुद की कुंडली खुद ही देखते हैं। तो ये रहता ही है कि हाँ, पास्ट लाइफ भी हम खुद ही देख लें। हाँ, कर सकते हैं। ऐसी देखो, लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप सीख नहीं सकते। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ। और रॉकेट साइंस भी किसी इंसान ने ही साइंस बनाई है, राइट? तो जब एक रॉकेट साइंस इंसान बना सकता है तो फिर ये कौन सी बड़ी चीज़ है? जी। ये सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की देर है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, 2 दिन में आप इसको सीख सकते हो। 2 दिन में हिप्नोसिस, 2 दिन में पास्ट लाइफ। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करने की देर है। प्रैक्टिस अब आपके ऊपर है, आप 1 हफ्ता करते हो, आप 10 दिन करते हो, आप 15 दिन करते हो। मेरा तो पहला केस ही पास्ट लाइफ का था। जब मैंने ये सीखा था तो उसके बाद जो पहला केस मुझे मिला था वही पास्ट लाइफ का मिला था। हिप्नोसिस मैंने कम किया, पास्ट लाइफ ज़्यादा किया। ओके तो पास्ट लाइफ के पहले केस के साथ ही मैं चल पड़ा था। ओके। अच्छा जी, ठीक है सर। अभी आजकल न्यूज़ में शेफाली जरीवाला काफ़ी ट्रेंडिंग में है, क्योंकि हम सभी को पता है उनकी अभी डेथ हुई है। एंड बहुत मतलब अकाल मृत्यु है इस एज में, मतलब बहुत जल्दी उनकी डेथ हुई है। बहुत स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं कि पता नहीं किस वजह से हुई, इस वजह से हुई। सर, आपने कभी उनकी पास्ट लाइफ देखी है शेफाली जरीवाला की? देखिए, एक चीज़ मैं आपको ना बड़े क्लियर कर देना चाहता हूँ। पास्ट लाइफ क्यों देखी जाती है और कब देखी जाती है? अगर मेरे पास शेफाली की पास्ट लाइफ के लिए कोई आकर कहता है कि आप उसकी पास्ट लाइफ कीजिए, तो उसके 2 तरीके हैं। या तो शेफाली खुद ज़िंदा हो, खुद देखने के लिए, या फिर उनके आकाशिक के थ्रू देखा जा सकता है, ठीक है। अब उनके आकाशिक के थ्रू भी अगर देखना है तो फिर ये लाइफ किसकी है? उस सोल की जो शेफाली के शरीर के अंदर थी। अगर मुझे उसकी लाइफ में झांकना है, अब आप खुद सोचिए, अगर आपके घर में कोई ऐसे करके झांके आपकी खिड़की से, इज़ इट गुड मैनर और बैड मैनर? बैड मैनर्स। बैड मैनर। तो बिना कहे अगर मैं उसकी खिड़की में देख रहा हूँ, उसकी लाइफ में देख रहा हूँ, तो क्या अच्छा लगेगा? उसका मुझ पर भार आएगा, ठीक है। तो अगर उसकी फैमिली से कोई मेरे पास आता है, उसके नियर एंड डियर वंस में से कोई मेरे पास आता है,
आने के बाद अगर वो मुझे कहता है कि मैं जानना चाहती हूँ कि उसके साथ क्या हुआ, उसकी पास्ट लाइफ क्या थी, तब मैं उसका पास्ट लाइफ देखूंगा ना। ऐसे वाई वुड आई पोक माई नोज, ठीक है, आप बात को समझ रही हैं? जी जी। तो मेरे ख्याल में एथिकली दिस इज़ रॉन्ग। जब हमें सिखाया गया था, हमें ये बोला गया था कि किसी की परमिशन के बिना ऐसा नहीं करना चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम फॉलोइंग। मैंने 2008 से सीखना शुरू किया और मैं आज तक ये करता आ रहा हूँ। मैं उसी कॉन्सेप्ट को आज भी फॉलो करता हूँ कि हाँ, मैंने अपने आप को अपग्रेडेशन किया, पर उन बेसिक प्रिंसिपल्स को तो नहीं छोड़ सकते। अगर आपकी लाइफ देखनी है तो वो आपकी परमिशन के साथ ही देखनी है। हमारे पास सेंटर में जब आके लोग सेशन करवाते हैं और अपने पेरेंट्स को या अपने के नियर डियर वंस को लेके आते हैं, तो हम उनको भी साथ में नहीं बिठाते। हम उनको बाहर बिठा देते हैं कैमरा लगाकर कि आप स्क्रीन पर देखिए उनके साथ क्या हो रहा है, बट वहाँ पर हम स्पीकर ऑन नहीं करते, उसको एक्सेस ही नहीं है स्पीकर का। क्योंकि अगर किसी ने अपना पास्ट लाइफ देख लिया तो ये उसकी विल के ऊपर है कि वो कितना बताना चाहता है या कितना बताना चाहती है। हम नहीं बताते किसी को भी। तो जब हम बता नहीं सकते तो फिर वाई वुड आई गेट इनटू एनीवन्स लाइफ, ठीक है। पर हाँ, इसके साथ रेफरेंस में मैं आपको कुछ बता सकता हूँ जी। देखिए, आप अभी एक चीज़ को नोटिस कीजिएगा। अभी कुछ ही दिन पहले एक टर्किश इन्फ्लुएंसर है, उनका नाम कैरन है, शायद पूरा नाम मुझे याद नहीं है। उनकी भी डेथ ऐसी ही किसी कारण की वजह से हुई है, जैसे कि अपने आप को थोड़ा स्लिम करना, अपने बॉडी वेट पे काम करना, तो इसी किसी कारण से हुई है। अब आपने ना जब मुझसे शेफाली के बारे में सवाल पूछा था, एक बात बोली थी, उनकी अकाल मृत्यु हुई है जी। आप ये कैसे कह सकती हैं? मैं कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि देखिए, ऐसे कोई भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब गूगल पे अवेलेबल होती है। वहाँ से अगर हम कुंडली मैच करते हैं, अब कुंडली देखना किसी की लाइफ में पोक करने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हम अपनी स्टडी के लिए कर रहे हैं। अब कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि पास्ट लाइफ भी स्टडी के लिए कर रहे हैं, पर उसके लिए और भी रेफरेंसेस हैं। ऐसे सिमिलर केसेस बहुत सारे होते हैं। मैं आपको एक सिमिलर केस बता दूंगा। अभी कैरन का मैंने आपको एक रेफरेंस दिया। अब इनकी कुंडली में अगर मैं देखता हूँ तो कहाँ से आयु देखी जाती है? 8वें घर से जी। अगर 8वें घर से मैं उनकी आयु देखता हूँ तो अभी उनके जाने का समय था ही नहीं। अच्छा। अब अगर उनके जाने का समय नहीं था और वो चली गई हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अकाल मृत्यु। बट वो अकाल मृत्यु क्यों हुई, उसका क्या कारण था, उसके बारे में अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसके बारे में आगे अध्ययन नहीं किया। ओके। ठीक है। मैं कभी भी अगर कुछ कह दूं तो लोग उसकी बात को पकड़ के बैठ जाएं, तो ये बेवकूफ़ी है मेरी। ठीक है। जो मैंने किया वो मैं आपको बता सकता हूँ कि कुंडली में देख के बता सकता हूँ कि हाँ, अकाल मृत्यु हुई है, क्योंकि उसके जाने का भी कारण टाइम नहीं था। पर उसकी लाइफ कैसी थी, कैसी नहीं थी, ये मैं नहीं बता सकता। ओके। ठीक है। और एंड सर, शेफाली जरी वाला, जैसे आपने बोला कि अकाल मृत्यु है, आप ये बता सकते हैं कि अभी उनकी सोल कहाँ पर है? देखिए, सोल की जो जर्नी होती है वो ऐसे होती है कि जब कभी भी किसी की डेथ होती है ना, तो कुछ समय के लिए वो अपने नियर एंड डियर वंस के पास ही रहती है। अच्छा। ठीक है। ठीक है। अगर घर में मृत्यु हुई है तो घर में ही रहेगी अपने नियर एंड डियर वंस के साथ ही, क्योंकि उसे वो टाइम दिया जाता है कि वो अपनी अपनी उस सोल को डिटैच कर सके। देखो, एक बात को समझो, ये तो आप मानते हो कि शेफाली जरीवाला वॉज जस्ट अ फेस, जस्ट अ बॉडी। सोल तो कोई और थी और उसकी रेगुलर जर्नी चलती रही होगी। इस जन्म से पहले उसने कोई और जन्म लिया होगा किसी और शरीर में, किसी और नाम के साथ, किसी और परिवार में, ऑन एंड सो ऑन, किसी और रिलीजन में, फेथ में, जो भी था। वहाँ के जो पेरेंट्स थे, अगर उसको वो याद रहती पुराने जन्म की, तो इस जन्म में जो उसके पेरेंट्स थे, क्या वो उन दोनों में कंफ्यूज ना हो जाती कि कौन मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? राइट। हाँ जी। उसी तरह से उसकी जो शादी हुई, जो उसके लाइफ में रिलेशनशिप चले, उसके सिबलिंग्स थे, उन सब के साथ भी वही सेम कन्फ्यूजन आ जाती हाँ जी। कि पुराने जन्म वाले इंपॉर्टेंट हैं या इस जन्म वाले इंपॉर्टेंट हैं। तो वो एक पर्दा इसीलिए डाला जाता है ताकि आप पुरानी लाइफ को ना देख सकें। ठीक है। तो अब जब ये सब कुछ हो रहा है तो उसके बाद आपका, सॉरी, सवाल दोबारा बोलेंगे? सवाल था कि उनकी सोल अभी कहाँ पर है? हाँ, तो आप एक बात समझिए कि अगर उनकी पास्ट लाइफ की डेथ हुई थी तो वो अगला जन्म ले गई। अब इसके बाद उस अपने जो जितने भी रिश्तेदार हैं उन सब से डिटैच होने के लिए उसे कुछ समय दिया जाता है। नॉर्मली हमारे कल्चर में कहा जाता है 13 दिन 17 दिन जो दिए जाते हैं, वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप देखो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को किसी के जाने से। वो तुम्हारी अग्नि देने के बाद वो हो सकता है कि लिटिल पैग चल रहे हों, कोई नॉनवेज खा रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो,
कुछ भी कमरों में बंद करके बड़ा कुछ किया जाता है। तो आप देख लो, डिटैच हो जाओ और फिर उसके बाद अगली यात्रा पे चलो, ताकि आप अगली फैमिली से अटैच हो सको, क्योंकि आपका अगला टारगेट क्या है, वो या आपका अगला पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, इसीलिए उनको वो समय दिया जाता है। ठीक है, तो वो समय देने के बाद उनकी यात्रा होती है आगे 47 दिन की। फिर वो अपने आत्मलोक में पहुंचते हैं। आत्मलोक में पहुंचने के बाद उनका, जैसे कहते हैं, चित्रगुप्त होते हैं, तो उनके साथ उनका सामना होता है। उनको बताया जाता है कि आप क्या करने गए थे, क्या करके आए हो, कितना कमी रह गई, वगैरह वगैरह। एंड अगला जन्म आप लेकर ये आपका टारगेट जो बचा था वो लेके जा रहे हो, साथ में नई लाइफ का नया पर्पस ऑफ लाइफ लेके जा रहे हो। सो आपका टास्क थोड़ा बढ़ गया, तो अगली लाइफ के लिए वो चल पड़ते हैं। अब अगर किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया था, यानी कि उसकी अकाल मृत्यु हुई है और किसी, मान लो किसी किए कराए की वजह से हुई है, तो फिर उसका जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके। वो 47 दिन की जो यात्रा, वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, वो जा ही नहीं पाएगी। फिर वो यहाँ भटकती रहेगी, फिर उसको भेजना पड़ता है। तो जैसे अभी आप कह रहे हैं कि उनकी अकाल मृत्यु ही हुई है, तो इसका मतलब उनकी सोल अभी इधर ही घूम रही है। हो सकता है उनके पेरेंट्स को पता चल गया हो, उन्होंने आगे का गतिविधि पूरी कर दी हो। ओके। इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, बट हाँ, अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर, अब मैं उसके साथ इतना चल तो नहीं रहा हूँ जी ना जी जी कि मैं उसके ऊपर एक एक दिन की मैं रिपोर्ट्स निकाल जी। सकूँ। मैं सिर्फ आपको वो रियल लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ जो आज तक मैंने देखे हैं। तो वो एक शेफाली जरीवाला, वो इसलिए क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी रह चुकी हैं, सिर्फ इसलिए हम उनका केस डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज ऐसे केसेस तो रोज़ आते हैं हमारे पास, तो मैं उनके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे शेफाली का एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। जी जी। सर, ऐसे ही बिग बॉस में शेफाली जरीवाला थी, उसी बिग बॉस में सिद्धार्थ शुक्ला भी थे, एंड उनकी डेथ भी बहुत मिस्टीरियस रही है, बहुत कम एज में उनकी डेथ हुई। आपने उनकी पास्ट लाइफ देखी है? मैंने अभी आपको शेफाली जरीवाला के बारे में बताया जी। कि जब तक मेरे पास कोई नहीं आएगा तो मैं उसका पास्ट लाइफ नहीं करूँगा, जी। बट फॉर्चुनेटली उनके लिए कोई आया था। ओके। जब उनके लिए कोई आया था, आई वॉज एट दैट टाइम, 2021 की बात है, शायद दिसंबर की। इनकी डेथ को 2-3 महीने ही हुए थे, शायद सितंबर में इनकी डेथ हुई थी, और दिसंबर में मेरे पास कोई आया था। वो जानना चाहता था इनकी पास्ट लाइफ के बारे में, कि वो एक्चुअली ये जानना चाहते थे कि 2021 में उनकी डेथ हुई तो 2005 से उनको बहुत ज़्यादा फेम मिला। हाँ। तो कहते हैं हर किसी को इतना फेम नहीं मिलता, उनको इतना फेम क्यों मिला, इसका क्या कारण था। तो अब हर कोई सोचता है कि क्या किस्मत लेके पैदा हुआ, पर कई बार क्या होता है कि हम कुछ कर्म ऐसे करके आते हैं जिसकी वजह से किसी को कभी फेम मिला होता है, हमें नहीं मिला होता, हम किसी के फेम का कारण बनते हैं। अच्छा। तो उनकी जो पास्ट लाइफ मैंने देखी, वो उसमें वो किसी और के फेम का कारण बने थे, जबकि रिस्पॉन्सिबल ये थे। मैं आपको रेफरेंस देता हूँ जी। इनका, जो मैंने लाइव देखी, वो तकरीबन 1520 या 25 के आसपास इनका जन्म हुआ था। सो फार बैक, कितनी पीछे की हम बात जी। कर रहे हैं, तकरीबन 500 साल पहले की बात कर रहे हैं जब उनका जन्म हुआ था। और इसका मतलब ये नहीं कि इस लाइफ के बाद जो जन्म मैं बता रहा हूँ उसके बाद जन्म नहीं हुआ, मैं सिर्फ उस लाइफ का रेफरेंस बता रहा हूँ जिससे इनके फेम का कारण जुड़ रहा है। आपने पूछा था ना कि जी। कैसे जोड़ते हैं, तो बता रहा हूँ। तो जब मैंने वो लाइव देखी तो उसमें 1520 या 25 के आसपास उनका जन्म हुआ, और सन 1548 के आसपास ये कांगड़ा के एक राजा हुआ करते थे, राजा धर्म सिंह। उनके वहाँ पर जैसे जासूस होते ना, वो एज ए जासूस रिक्रूट हुए थे। ओके। और जो राजा धर्म सिंह थे, कांगड़ा के राजा थे, और पूरा चीज़ें मैं रिकॉल कर रहा हूँ। इनका नाम था हुक्म सिंह, या हुक्म चंद था या हुक्म सिंह था, याद नहीं मेरे को, पर हुक्म नाम था इनका। तो इनका काम क्या था कि आसपास के जो जितने भी राज्य हैं वहाँ पर जाकर देखना कि कोई कांगड़ा राज्य के अगेंस्ट को गतिविधियाँ तो नहीं हो रही हैं। जब वो ये सब कुछ कर रहे थे तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसी के आसपास अकबर द ग्रेट, उनका भी जन्म हुआ था। तो वो बहुत ही छोटे थे, तो उस समय में भी जो राजा धर्म सिंह थे, उनका उनसे पहले जो उनके जो वाले थे हुमायूं की डेथ के बाद कुछ टाइम के लिए बैरम खान ने उनके राज को संभाला था, तो वो उनके साथ कांटेक्ट में थे। तो जो सर्विसेज उस टाइम में धर्म सिंह ने उनके साथ दी, या उनके जो रिलेशन थे,
उसके बेसिस पे जब अकबर द ग्रेट राजा बने, उसके कुछ टाइम के बाद, जैसे होता है ना कि राज्यों में कई इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, उसमें कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन ऐसी शेयर की गई थी जिसकी वजह से उनका विश्वास राजा धर्म सिंह में बहुत ज़्यादा था। इसी वजह से अकबर द ग्रेट ने राजा धर्म सिंह को महाराजा का टाइटल भी दिया था। नहीं तो एक शहंशाह ने एक राजा को महाराजा कहा हो, ये बहुत बड़ी बात है जी। तो फिर वो जो महाराजा का टाइटल मिला था, उस फेम का असली हकदार जो था ये हुक्मचंद था। इसकी का जो सर्विसेज थी, जो ये अपनी इंफॉर्मेशन लेके आता था, राजा को प्रोवाइड करता था और वो आगे दी जाती थी अकबर को, जिससे कि अकबर के ऊपर होने वाले जो, मान लो उसको इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलेगी कोई अकबर के राज्य पे अटैक करना चाहता है या कुछ भी गतिविधियां करना चाहता है, अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होती थी तो राजा धर्म सिंह वहाँ तक पहुँचाते थे और वहाँ जब वो पहुँचाते थे उसके बेसिस पे उनको काफ़ी सारी फ़ायदे हुए, इसलिए उन्होंने महाराजा की उपाधि दी थी। बट उस सब का कारण कौन था? वो हुक्मचंद। तो वो हुक्मचंद की उस काम की वजह से जो फेम उनको मिला, वही फेम इनको इतनी जल्दी आज की इस लाइफ में मिला था। तो दैट वाज द रीज़न कि उनके फेम जो था वो इतनी जल्दी आया था। सो बस उनका क्वेश्चन ये था कि इनको ये फेम इतनी जल्दी क्यों मिला। डेथ को लेकर उनका कोई कारण नहीं था, उनका कोई कारण पूछना नहीं चाहते थे वो। तो इसके डेथ के ऊपर हमने कुछ ज़्यादा रिसर्च नहीं की। पर हाँ, ये बात है कि उस टाइम में मैंने ये भी देखा था कि जानने का टाइम तो उनका भी नहीं था। उनका भी नहीं था? नहीं था। मतलब आपने उनकी कुंडली देखी है? हाँ, आप एक बात को समझना, एक जासूस जो होता है वो एक तरह का वॉरियर होता है, उसके पास हर हथकंडा होता है। वो लड़ने के टाइम पे लड़ भी सकता है, वो सौम्य होने के टाइम पे सौम्य हो सकता है, वो मजदूर बनने के टाइम पे मजदूर हो सकता है। तो आप उसको, सिद्धार्थ शुक्ला को अगर आप देखेंगे, उसका फिजिक भी वैसा ही रहा होगा। हाँ जी। राइट, बॉडी बिल्डर था, वो मॉडल था, अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करता था, बट वो एरोगेंट भी था और जो बात पे वो समझता था कि मैं सही हूँ, वो अपने आप को प्रूव करके रहता था। हाँ। वो कभी बातों में आकर डगमगाता नहीं था। बिग बॉस में देखा है ये। वो स्टैंड स्टिल रहता था बिल्कुल। तो वो ही तो उसके अंदर वो जो कहते हैं ना पुराने चीज़ें थीं, अपने उस जन्म से आई हुई थी। जैसे हम कहते हैं जीन्स आते हैं, वो जीन्स नहीं होते, वो आपके वो ट्रेड्स होते हैं जो आपके साथ ट्रैवल करके आते हैं। तो वो ट्रेड्स उसके साथ थे कि वो रिजिड था अपनी बातों को लेके। मुझे ये करना है तो करना है, मैं इस पे सही हूँ तो सही हूँ। तो मैंने इस तरह से उसका पास्ट लाइफ देखा था एंड दैट वाज इसलिए देखा था क्योंकि मेरे पास इसके लिए किसी ने अप्रोच पूछा था किसी ने, तभी आपने उनकी पास्ट लाइफ देखने का? हाँ, क्या, क्योंकि मैं ऐसे किसी खिड़की क्यों देखूंगा। जी जी जी, बिल्कुल। तो ये कारण था कि मैंने इनका देखा और शेफाली का नहीं देखा। ठीक है, ओके। अभी सावन भी चल रहा है एंड सर 4 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार है। सर, सावन की महिमा हम सब जानते हैं, शिव जी खुद अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं सावन के महीने में। सर, सावन के बारे में कुछ बताइए, कोई सावन के सोमवार की महिमा बताइए। देखिए, सोमवार की महिमा, देखिए शिव जी तो खुद, मैंने जैसे बोला, वो आदि भी है, अनंत भी हैं। ठीक है, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो वो कहीं ना कहीं अपना रूप बदल के, या कह लीजिए कि एक नए अवतार में आके, उनके पास वो हर पावर है। तो वो एक बेसिक पावर का अलग अलग रूप लेकर भी कई बार आ चुके हैं, जैसे हनुमान के रूप में। ठीक है, तो हनुमान जी के रूप में भी वो आए, तो कहा तो यही चाहता है कि उनके 11वें अवतार हैं। इसका मतलब उनके और भी अवतार हो चुके हैं जो कि अलग अलग इंसिडेंसेस पे हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे जितनी बार भी उनको रूप लेना पड़ा, वो अलग अलग रूप में आके कहीं ना कहीं उद्धार के लिए आ चुके हैं। अब सावन के महीने में कहा जाता है, जैसे हम सब लोग हैं, हम लोग कुंडलियों में विश्वास करते हैं। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है कि पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, या फिर कई भी और तरह के दोष होते हैं। कहते हैं कि सावन के महीने में अगर आपने एक रुद्र अभिषेक करवा लिया तो आपके उस साल के लिए वो दोष जो है वो निरस्त हो जाता है, यानी कि वो बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज हो जाता है। अच्छा। ठीक है, एक कहते हैं कि शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है नाग पंचमी पे भी, और सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है उस पर भी। ओके। तो अगर वो नहीं कर पाए आप, तो कम से कम रुद्राभिषेक तो करो सावन के आखिरी सोमवार को। अगर आप सोमवार को भी नहीं कर सकते तो सावन के महीने में कर लो, क्योंकि सावन के महीने में ये खुला होता है कि आप कभी भी कर सकते हो। मालूम है, जिनको पितृदोष होता है या काल सर्प दोष होता है, उनकी पूरी फैमिली पे ये दोष होता है। और अगर ऐसा होता है तो उनके जितने फैमिली मेम्बर्स हैं सबके बर्थडे पे आपको कराना पड़ जाता है। और ये कोई आज की डेट में कोई पूजा कराना कोई आसान काम नहीं है, बहुत खर्चा होता है।
तो आप एक ही बार वो रुद्र अभिषेक सावन के महीने में करा लो, पूरी फैमिली के लिए एक ही बार कराना पड़ेगा और उसका बहुत बहुत फ़ायदा होगा। आपको मालूम ही नहीं है आपके कितने रुके हुए काम ऐसे ही निकल जाएंगे। अच्छा। तो ये अगर आपने रुद्र अभिषेक, अभी भी आपके पास समय है, हाँ 8 जी। तारीख तक आपके पूरा समय है, 4 तारीख को सोमवार आ रहा है, अगर आप ये रुद्र अभिषेक करा लेते हो, इससे अच्छा कुछ भी और नहीं हो सकता। इवन इस बार जो सावन का लास्ट सोमवार है 4 अगस्त को, सर वो 75 सालों बाद आ रहा है और इतना पावरफुल योग इस दिन बन रहा है, तो इस दिन तो सिद्ध मंदिर में पूजा करवानी ही चाहिए। एंड ये बहुत लोगों की शिकायत होती है, बहुत लोग बोलते हैं कि हम सिद्ध मंदिर नहीं जा सकते, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से यही है कि हम श्री मंदिर ऐप के थ्रू घर बैठे सिद्ध मंदिर में रुद्राभिषेकम करवाएं, और ये ऑथेंटिक तरीके से होता है। मैंने खुद करवा रखी है, आपने सोमवार का बताया, मैं तो रुद्राभिषेकम ज़रूर करवाऊंगी। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि अब्रॉड रहते हैं, जब मैं उनको बोलता हूँ कि आप रुद्राभिषेक करवा लीजिएगा, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से मुझसे जुड़े हुए हैं, और जो लोग जुड़ते भी हैं, तो अब मेरे साथ जो जुड़ा है वो किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से जुड़ा है। तो अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि आप रुद्राभिषेक करवा लो और वो करवा लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐप के थ्रू कर रहे हैं तो दैट इज़ इवन बेटर, क्योंकि रुद्राभिषेक वैसे भी माना जाता है कि मंदिर में ही होना हाँ चाहिए। जी, हाँ जी। ठीक है, तो अगर मंदिर में ही होना चाहिए और अगर आप इतनी दूर नहीं जा सकते, तो फिर आप घर बैठे भी करवा सकते हैं, हाँ क्योंकि जी। वो आपके के नाम से किया जा रहा है, तो फिर क्यों नहीं करना, तो अभी पंडित जी को ही है। हाँ जी, अभी मैंने लास्ट सावन के सोमवार में ज्योतिर्लिंग में करवाया था और पूरी वीडियो बनकर आई, पंडित जी ने करा, बहुत बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि मैं खुद वहाँ पर गई हूँ और मेरे लिए मैंने खुद मतलब वहाँ पर पार्टिसिपेट करा, क्योंकि मैं वहाँ जा तो नहीं पाई थी, बट मुझे वीडियो मिल गई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऐसे में तो एक ही बात बोली जा सकती है, हाँ हर जी, हर हाँ महादेव। जी, हर हर महादेव। इसमें सर मतलब जैसे वेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आएगी, पैसा हर आएगा। चीज़ में, हर चीज़ में जब आपके कुंडली के दोष न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ना, तो आपको हेल्थ, वेल्थ, आपके रिलेशनशिप, आपकी प्रमोशन, आपके करियर में कोई अगर रुकावट है, हर चीज़ का निवारण हो जाता है। एक रुद्राभिषेक से सब कुछ सही हो जाएगा। देखिए बहुत हद तक फ़र्क पड़ जाएगा। सर सावन का जो आखिरी सोमवार है, सर शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाने की क्या मान्यता है इस दिन? देखिए शिव जी को खुश करने के लिए बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, धतूरा चढ़ाया जाता है, कई चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। जैसे आप आंकड़े के फूल होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं, धतूरा हो गया, बेलपत्र हो गया, उसके अलावा शहद हो गई, दही हो गई, पंचामृत हो गया, ऐसा कुछ भी चढ़ा सकते हैं। शिव जी बहुत भोले हैं, तभी उनको भोलेनाथ कहा जाता है। जो आपके पास है, जितना आपके बस में, आप उतना चढ़ा दो, शिव जी हमेशा खुश रहते हैं। ठीक है, जी। इसलिए इसके लिए कोई फ्रिल्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी भावनाओं के साथ कुछ भी चढ़ा दो, जल चढ़ा दोगे वो भी उनके लिए बहुत है। तो आप सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात मत करो, हर चीज़ जो आपके पास है अगर आप वो चढ़ाते हो, कुछ भी चढ़ाते हो, तो आप अपनी भावनाओं के साथ चढ़ाओ, हर चीज़ फलेगी आपको। ओके। सर जब फल की बात होती है तो प्लैनेट्स में हम शनिदेव की बात करते हैं कि शनिदेव कर्मों के फल देते हैं। सर पिछला साल शनि का था और ये साल बोल रहे हैं कि मंगल का साल है, और ये साल हमें खुद सभी को पता है काफ़ी क्रूअल रहा है। अभी प्लेन क्रैश भी हुआ है, वॉर भी हमने देख ली है, इवन भूकंप आ रहे हैं। एंड सर ऐसा बोला जा रहा है कि शनि ने पिछले साल हमारे सबके कर्म देखे, अब इस साल जो है हमें फल मिल रहा है। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए अब शनिदेव जो हैं वो कुंडली में भी होते हैं, वो सिर्फ साल में तो होते नहीं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब आपकी अगर ज़्यादातर लोगों से मैं जिनसे भी मिलता हूँ, वो ज़्यादातर मेरे पास आते हैं जिनकी शनि की ढैया चल रही है, शनि का 6.5 चल रही है, शनि की दशा चल रही है, कर्म जो पीछे किए थे उसका फल लेने के लिए आए हुए हैं, और फल अगर बुरा मिल रहा है, फीका मिल रहा है, कड़वा मिल रहा है, तो उसके लिए परेशान होकर हमारे पास आते हैं। तो हम तो बस उनको गाइड कर सकते हैं कि आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। अब अगर मैंने आपको कुछ समय पहले बोला कि आप रुद्राभिषेक कराइए, एक बात को समझिए, मैंने रुद्राभिषेक कराने के लिए क्यों कहा। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में सबसे पहले तो निकला था विष। अब विष इतना जहरीला था कि उसकी एक बूंद भी अगर धरती पे गिर जाती तो धरती खत्म हो जाती। तो वो विष किसने लिया था? शिवजी ने। शिवजी ने जब लिया था तभी तो उनका कंठ नीला हुआ था, इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। अब अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई विष है जो आपकी लाइफ स्पॉइल कर रहा है, ख़राब कर रहा है, आपसे जिया नहीं जा रहा, तो शिवजी को बोलिए ना, उनके सामने प्रार्थना कीजिए ना कि हे नीलकंठ, आप ही हो जो मेरी नैया पार लगा सकते हो, इस जहर से, इस परेशानी से आप ही निकाल सकते हो। ये जहर जो है ये सिर्फ आप ही ग्रहण कर सकते हो, आप इसे ग्रहण करो, मेरी लाइफ सुधारो, मैं आप पर हमेशा जल अर्पित करूं ताकि
आपको ठंडक मिल सके, जिससे कि आपका ताप भी कम हो। तो आप ये करके तो देखो। इसलिए तो रुद्राभिषेक, इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि जिन लोगों को भी ऐसी कोई कुंडली में प्रॉब्लम है, उनको और कुछ करे ना करे, शिवलिंग पे जल ही चढ़ा लिया करें। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने पितृदोष की पूजा करा ली, हमने काल सर्प दोष की पूजा करा ली। वो पूजा आपके दोष को ख़त्म नहीं कर सकती, वो सिर्फ उसको कुछ समय के लिए शांत कर सकती रिलीफ है। मिल जाएगा। हाँ, रिलीफ मिल जाता है। सर अभी शनिदेव की बात हो रही है, 9 अगस्त को शनि पूर्णिमा है, श्रावण का लास्ट दिन है। सर उस दिन का कोई रिचुअल बता दीजिए, कोई उपाय बता दीजिए। आपने कहा शनि पूर्णिमा हाँ है। जी। शनि पूर्णिमा यानी कि शनि और चंद्र का मिलन, ठीक है। ये भी कुंडली में एक योग माना जाता है, इसे कहते हैं विष योग। विष यानी जहर। किसी की कुंडली में होता है ना, बहुत मुसीबतों से जूझ रहा होता है वो इंसान, और ज़्यादातर कुंडलियों में ऐसे योग पाए जाते हैं। या तो सूर्य के साथ राहु होगा या केतु होगा, या तो चंद्र के साथ राहु या केतु होगा, और या फिर चंद्र के साथ या फिर सूर्य के साथ शनि होता है। तो बहुत ट्रबलसम होती है उनकी लाइफ। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ शनि और चंद्र की। तो अगर किसी की कुंडली में ऐसा योग है, या फिर किसी की कुंडली में पितृदोष या फिर काल सर्प दोष है, या फिर कोई भी और दोष है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है, इस बार जो आ रही है शनि पूर्णिमा, उसमें एक तो आपको शनिवार के दिन कुछ भी दान करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल काले तिल, आप सरसों का तेल चढ़ा सकते हो। आप उस दिन शनि देव के ऊपर तेल चढ़ाइए, तेल का दान कीजिए, काली चीज़ों का दान कीजिए, लोहे का दान कीजिए, यहाँ तक कि आप सरसों का तेल, तो मस्टर्ड ऑयल का या फिर सरसों के तेल का दिया जलाइए शनिदेव के सामने। ये बात भी ध्यान रखिए कि बिल्कुल उनके सामने आके दिया नहीं जलाते, कोने से दिया जलाते हैं, क्योंकि उनकी जो दृष्टि होती है बहुत क्रूर होती है। इसलिए अगर आप आएँ, उनके पीछे से आएँ, कोने में दिया जलाएं और वहीं से वापस पलट जाएं। उनके सामने नहीं आते। उसके अलावा आप चंद्र को अर्घ चढ़ा सकते हैं। शनिदेव के आप मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। उसी तरह से आपको चंद्र के लिए क्या करना है कि आपको चंद्र को अर्घ चढ़ाना है, ठीक है। इसके अलावा आप उनके भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः, इसका जाप कर सकते हैं। तो अगर आप ये सब करते हैं तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। शनिवार का दिन उसके काम के लिए निकाल लीजिए। सर शनि मंदिर में जाके क्या कर सकते हैं? शनिदेव को तेल चढ़ा सकते हैं, फिर काले तिल चढ़ा सकते हैं। वहाँ बैठे कुछ लोग होते हैं, उनको आप दान कर सकते हैं। सेवादार को कुछ खिला पिला सकते हैं। जैसे हमारे घर में कोई नौकर आता है, सफाई कर्मचारी आता है, गाड़ी साफ़ करने वाले लोग आते हैं, ऐसे कोई भी सेवादार आते हैं, कोई रिक्शे वाला हो गया, उन लोगों को आप कुछ ना कुछ काली चीज़ का दान दे सकते हैं। काली चप्पल हो गई, काला कपड़ा हो गया, ऐसे किसी चीज़ का दान कर सकते हैं। नीले फूल होते हैं, वो आप शनिदेव के मंदिर में जाके चढ़ा सकते हैं। आपको मालूम है कि इतना बड़ा पर्व है, तो आप शनि मंदिर जाके कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, जैसे बड़ा पर्व है तो इस दिन किसी सिद्ध मंदिर में या सिद्ध मंदिर में चले जाएं, या अगर आपको मालूम है आपके पास में कोई शनि मंदिर है तो वहाँ जाके भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दूर हर किसी के लिए जाना बड़ा मुश्किल होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, तो अगर आपको मालूम है कि बहुत दूर नहीं जा सकते तो आप किसी नज़दीक के शनि मंदिर में जाके भी कर सकते हैं। एंड सर ये योग ना डेली नहीं बनते हैं, कभी कभी बनते हैं, तो आई थिंक लोगों को ये मिस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। सर सावन की पूर्णिमा इतनी खास क्यों होती है? देखिए, सावन किसका महीना माना जाता है? शिव जी का। पूर्णिमा यानी कि चंद्रोदय, यानी कि चांद कहाँ पर स्थित है? शिव जी की जटाओं में। तो फिर मेरे ख्याल में रेलेवेंस आपको मिल गया जी। सावन के महीने में शिव जी की पूजा करो, चांद के लिए कुछ करो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में रोशनी होगी। आपने सही कहा, किसी भी सिद्ध मंदिर में जाके हमें ज़रूर शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए, और भी जो चीज़ें आपने बताई हैं वो चढ़ानी चाहिए, इवन पूजा भी करवानी चाहिए। एंड अगर कोई नहीं जा सकता है किसी सिद्ध मंदिर में, अगेन मैं यही चीज़ बोलूँगी कि श्री मंदिर ऐप के थ्रू आप किसी सिद्ध मंदिर में शनि पूर्णिमा वाले दिन अपना पूजा करवा सकते हैं, इवन तेल चढ़वा सकते हैं। आपके नाम और गोत्र से पूजा होगी, बिल्कुल भी मिस मत करना, कोई भी मिस मत करना। एंड मैं खुद करवाऊंगी पूजा उस दिन। सर अभी जैसे एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है और बहुत दुखद घटना है सर, इतने सारे लोग मारे गए हैं। एंड जब हम पास्ट लाइफ्स की बात करते हैं तो हमेशा एक सवाल आता है कि हम इस लाइफ में पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ।
तो सर ये सवाल भी हम सभी के मन में है, हम जानना चाहते हैं कि ये क्यों हुआ। तो आपने इसको पास्ट लाइफ में रेफरेंस करके कभी देखा है कि ये क्यों हुआ प्लेन क्रैश? आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इसमें क्या हुआ था? आपने ये सवाल पहले भी उठा रखा हाँ है, जी, हाँ जी। तो आपके पास क्या जवाब आया था? सर लास्ट गेस्ट ने बताया था कि इन सभी लोगों ने मिलकर एक जंगल जलाया था एंड जिसकी वजह से उनको इस जन्म में इस तरीके से उनकी मृत्यु हुई। उस प्लेन में कितने लोग थे? अराउंड 270। 277। हाँ जी। क्या सिर्फ प्लेन के पैसेंजर्स की डेथ हुई थी या किसी और की भी हुई थी? जो मेस में खाना खा रहे थे उनकी भी हुई थी। उनकी भी हुई थी। तो हम मान लेते हैं कि एक राउंड फिगर 350 के हाँ आसपास जी। था। तो 350 लोगों में से कितने लोगों की फ़ोटो पब्लिश हुई थी? बहुत कम। 20, 22, 25, 27, 35, यानी अराउंड 10%। कहते हैं कि अगर किसी का पास्ट लाइफ देखना है तो एक मोडालिटी तो ये है कि आप या तो किसी का काशिक करो, या किसी को ट्रांस में ले जाओ, या उस इंसान की फ़ोटो को देखकर उसकी थर्ड आई से कनेक्ट होकर आप उसका पास्ट लाइफ जान सकते हो। अगेन इट्स अगेन अ प्रोसेस ऑफ आकाशिक। जब उनकी फ़ोटोज़ पब्लिश नहीं हुई, उनकी डिटेल्स पब्लिश नहीं हुई, तो सबका तो पास्ट लाइफ नहीं किया गया होगा। मैक्सिमम 10% लोगों की फ़ोटोज़ पब्लिश हुई हैं या डिटेल्स पब्लिश हुई हैं, तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोगों का ही किया जा सका होगा, जैसा कि सबने क्लेम किया है। तो हम उस बेसिस पे अगर सोचें कि ऐसा उन्होंने किया था, तो टू एन एक्सटेंट 10% तक तो सही है, ठीक है, क्योंकि 10% लोगों का किया जा सका है, बाकी 90% का नहीं किया जा सका। अब देखो, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि किसी ने अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, मैंने नहीं देखा, पर मैं आपको जो मैं समझता हूँ मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। बिल्कुल। अगर किसी ने देखा और ये कहते हैं, उनका दावा है कि मैंने 350 लोगों का देख लिया है, तो 350 लोगों का देखने के लिए 4 घंटे मल्टीप्लाई करके देखो 350 के साथ, तो कितना बनता है जी। ठीक है। तो उतने दिन भी नहीं बीते अभी तो जितने में इतने सारे पीलर किया जा सके, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये आ जाती है। तो 35 अगर किए हैं किसी ने और उसके बेसिस पे 350 के लिए कह दिया, तो मुझे लगता है ये फेयर नहीं है, ठीक है। 10% के सैंपल के ऊपर आप इतना बड़ा नहीं बोल सकते। अब मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहता हूँ। मैंने क्या कहा था, मैं आपको कुछ रेफरेंसेस दूंगा। आपने महाभारत के बारे में देखा है, उसको जी। सुना है? उसमें द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, वस्त्रहरण किसने किया था? दुशासन ने, धृतराष्ट्र का बेटा था। और वो हुआ किसकी वजह से था? दुर्योधन की वजह से। बाकी जो कुछ लोग वहाँ पर दरबार में थे, जैसे भीष्म पितामह थे और भी कुछ गुरुजन थे, उन लोगों ने मना किया था कि ऐसा मत करो, पर किसी ने ना अपनी पावर्स का उपयोग नहीं किया था, किसी ने इस चीज़ का खंडन नहीं किया था। मान लेते हैं कि वहाँ पर 100 के 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, तो क्या हुआ कि उन लोगों ने कहीं पर भी खंडन नहीं किया, पर वो उसमें इन्वॉल्व भी नहीं थे। पर अल्टीमेटली क्या हुआ, जब महाभारत युद्ध हुआ तो 100 के 100 पुत्र मरे। यानी कि जब कभी कोई कार्य हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, और आप उसके जैसे कहते हैं ना साक्षी हैं, पर आप उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहे, आवाज़ नहीं उठा रहे, अपोज नहीं कर रहे, तो आप कहीं ना कहीं उस जुर्म में भागीदार माने जाते हो। आप उस कर्म के भागीदार हो गए। अब आप सोचो, जब भगवान श्री राम ने रावण की लंका पे हमला किया था, तो वहाँ पर एक विभीषण था ना, उसने तो किया था अपोज, उसने तो रावण के मुंह पे जाके बोल दिया था आप गलत कर रहे हो। तो अल्टीमेटली उसने बाद में उसी लंका के ऊपर राज्य किया, ठीक है। उसने अपनी जान की परवाह तो नहीं की, नहीं तो रावण चाहता तो उसको मार सकता था। तो ये काम तो वो 100 में से 2 पुत्रों को छोड़कर बाकी 98 पुत्र भी कर सकते थे, वो सब मरे। उसके अलावा जितने लोग भी राज्य दरबार में थे ऑलमोस्ट सभी मरे, सभी सब मरे, चाहे वो कोई भी गुरु हो, सभी सब मरे। जब वो भीष्म पितामह नहीं बच सके तो फिर और किसी की क्या विसात है। तो उसमें क्या हुआ, क्या वो चीरहरण उन 2 लोगों के अलावा किसी और का रोल था उसमें? और तो रोल नहीं था। तो उसमें भी यही हुआ कि जब आपने कहीं कोई अपनी आवाज़ नहीं उठाई तो बाकी सभी उसी कार्य का, उसी कर्म के भागीदार बन गए। तो हो सकता कोई कर्म ऐसा हुआ हो जिसमें कि इन्होंने, इन सब ने किया ना हो, पर उस काम में वो एक साक्षी के रूप में उस कर्म के भागीदार बन गए हों। मतलब एक सामूहिक कर्म हो गया है। हो सकता है,
ठीक है। अगेन मैं 10% के बेसिस पे 90% को गलत नहीं साबित कर सकता, पर ये तो हो सकता है कई बार हम देख के अनजान बन जाते हैं, हम आवाज़ नहीं उठाते, क्या पता उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे ही थे। हाँ। तो मैं किसी के कर्मों के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि जब हम एक उंगली वहाँ उठाते हैं तो बाकी उंगलियाँ हमारी तरफ पॉइंट करती हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने 10% लोगों के बेसिस पे कह रहे हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ, तो विच इज़ रॉन्ग। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर फिर भी अगर किसी ने कह दिया तो हो सकता है वो सही भी हों, क्योंकि ये जो कहानी मैंने आपको बताई है इसके बेसिस पे ये तथ्य साबित हो सकता है कि कुछ लोगों ने गलत किया था, पर बाकी सबकी वहाँ पर प्रेजेंस थी और उन्होंने अब एक आवाज़ नहीं उठाई। सर जैसे इन सभी लोगों की बहुत दर्दनाक मौत हुई है, आप ये बता सकते हैं कि अभी मतलब इनकी सोल कहाँ पर होगी, या क्या सोल का भी वो होगा जर्नी? देखो इनकी ना हर किसी की कुंडली तो मैं देख नहीं सकता, नहीं तो हो सकता है कईयों की तो लिखी थी और कईयों की हो सकता है काल मृत्यु हो। एक बात को समझो, आपने कभी जैसे अभी कोई फौजी कोई होता है ना, शूट आउट होता है या कुछ ऐसा होता है, तो कई बार क्या होता है टेररिस्ट को मारते मारते कई बार सिविलियंस भी मारे जाते हैं, और उसके ऊपर हम क्या कह देते हैं, ये कोलैटरल डैमेज है। तो हो सकता है कुछ ऐसा कोलैटरल डैमेज भी हुआ हो, ठीक है। कई बार कहते हैं गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि कईयों की लिखी थी तो उनको तो जाना ही था, पर कईयों की कुछ भी लिखी नहीं थी, वो उनको बचना था पर वो चले गए, ठीक है। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अकाल मृत्यु की श्रेणी में आते हैं, तो शायद उनका जो तृप्ति है दोबारा करवानी पड़ेगी। पर जो लोगों की लिखी थी और उनको जाना ही था, उनकी कुंडली में ऐसा आ रहा है। अब जैसे एक डॉक्टर की फैमिली थी, पूरी की पूरी चली गई। हाँ जी, हाँ जी, और 3 छोटे-छोटे बच्चे थे उनके। हाँ, ठीक है। तो वो पूरी की पूरी फैमिली चली गई, तो अब उनके लिए क्या कहोगे? हो सकता है उनका जाना ही लिखा था, पर हो सकता है उनमें से सबसे छोटी बच्ची जो थी या बच्चा था, शायद उसका बचना लिखा था, तो वो कोलैटरल डैमेज में आ जाता है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब मैं इतने बड़े के बारे में कुछ ऐसा मेजर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। बात को समझिए, मैं यहाँ पर सनसनी फैलाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ फैक्ट्स बोलने आया हूँ जो मेरे को ऐसा लगता है। जी, जी। जो मेरे साथ कनेक्ट कर पाएगा, मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद समझ करेगा, पाएंगे। और जो लोग नहीं कनेक्ट कर पाएंगे वो सोचेंगे कि यार ये पागल है, कुछ भी बोलता है। जी। तो ऐसे ही होता है। सर अभी हमने सोल्स की बात करी है, ऐसे ही जब हम सोल्स के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, एक टर्म आता है इल्यूमिनाती। हाँ। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये क्या होता है? देखिए, इल्यूमिनाती के बारे में मेरे पास एक सज्जन आए थे जो कहते थे कि यार मेरे को ना बहुत फेम चाहिए। अच्छा। तो वो कोशिश कर रहे थे कि इल्यूमिनाती को कांटेक्ट करने की। अच्छा। ठीक है, पर जिस समय एक होता है ना, एक टाइम होता है, एक फेज़ होता है, जिस टाइम में ना आप कुछ करना चाहते हो, दिमाग में बस वही चलता रहता है। तो जब तक उनके दिमाग में इल्यूमिनाती चलता रहा, इवन तो वो कांटेक्ट नहीं कर पाए, जितना मैं जानता हूँ वो कांटेक्ट नहीं कर पाए, पर जब तक उनके दिमाग में इल्यूमिनाती चलता रहा, उनको फेम मिलता रहा। अच्छा। और जैसे ही उनके दिमाग में से वो टर्म निकल गई, होता है ना एक टाइम पे आके सोचता है यार छोड़ यार, वो कांटेक्ट नहीं कर रहे तो मैं क्या करूँ, आगे बढ़ूँ। तो जैसे ही उनके दिमाग में से वो टर्म निकल गई, उनका डिफेम होना शुरू हो गया। तो आप कह रहे हैं कि वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे? मतलब कैसे? मतलब कोई किसी को वो जानते थे? कोशिश कर रहे थे कि जैसे होता है ना, गूगल में से उनकी ईमेल एड्रेस निकाल लें, कहीं पता करने की कोशिश कर रहे थे, कई सेलिब्रिटीज़ को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि होता ना कि किसी के पास बहुत फेम है, शायद इसका कांटेक्ट ना इल्यूमिनाती के साथ है। कुछ पॉलिटिशियंस हैं, शायद इनका कांटेक्ट ना उसके साथ है। अब ये सच भी हो सकता है, ये एक इल्यूजन भी हो सकता है। देखो, इल्यूमिनाती के बारे में कहा जाता है कि 1776 में की स्थापना हुई थी जर्मनी में। तो उसके कुछ टाइम के बाद ये बड़ी रहस्यमयी एक संस्था बनी थी, जो एक्चुअली बुरे काम के लिए नहीं बनी थी, पर कुछ टाइम के बाद क्योंकि वो बहुत सिक्रेटिव थी, इसलिए उसको बैन कर दिया गया था। उसके जितने भी मेंबर्स थे उन सबको बिहाइंड द बार्स कर दिया गया था। नए टर्म में जब इल्यूमिनाती की बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि वो एक ऐसी संस्था है जो कि आपको शक्ति प्रदान करती है, जो उसके साथ जुड़ जाता है उसको बहुत शक्ति देती है, उसको बहुत फेम देती है, उसको कहते हैं कि फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है। ठीक है, आप एक चीज़ को नोटिस कीजिए, उसका एक साइन क्या है, एक पिरामिड है और उसके अंदर एक आंख बनी हुई है। ये निशान आपको कहाँ मिलता है? US डॉलर में। हाँ जी। ठीक है, तो वो सोचिए कि US इकोनॉमी आज की डेट में नंबर 1 ही है। ठीक है, कितने टाइम्स हम देखते आ रहे हैं कि वो सुपर पावर ही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसके साथ उसका रेलेवेंस हो सकता है।
ठीक है। वो कहा तो ये जाता है कि वो अगर कोई किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो उसे बहुत फेम देते हैं, ठीक है, उसे बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, बट उसकी सोल को अपने पास गिरवी रख लेते हैं, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये सुना है काफ़ी, सोल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। सोल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। पर इसके बारे में बहुत से लोगों पे ये इल्ज़ाम लगे हैं कि ये इसका मेंबर है, ये उसका मेंबर है, बहुत से पॉलिटिशियंस के ऊपर, बिजनेसमैन के ऊपर, सेलिब्रिटीज़ के ऊपर, स्पोर्ट्समैन के ऊपर, ऐसे बहुत से लोगों पे इसके इल्ज़ाम लगे हैं, पर आज तक कुछ प्रूफ नहीं हो पाया। प्रूव नहीं हो पाया है। ठीक है, जब प्रूफ ही नहीं हो पाया तो फिर हम क्यों इस चीज़ में जाते हाँ हैं। जी, हाँ जी। बस मैं एक चीज़ इसके बारे में जानता हूँ, मेरे पास एक सज्जन आए थे, उनका कहना था कि उन्हें अप्रोच किया गया। इल्यूमिनाटी ने। हाँ, एंड ही वॉज अ स्पोर्ट्समैन, तो वो स्पोर्ट्स में थे, वो चाहते थे कि उनका भी करियर बहुत बूम करे और अच्छे खासे एक टाइम पे वो अच्छा ग्रो भी कर रहे थे, क्रिकेट टीम में भी आ गए थे, नेशनल टीम में, बट इवेंचुअली वो एक इंजरी की वजह से बाहर हो गए। ओके। अब उनका ये कहना था कि मैंने उनको क्योंकि रिप्लाई नहीं किया तो शायद इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा करियर ख़त्म हो गया। अच्छा। अब मन का भाव है कि ऐसा हो गया, उन्होंने कांटेक्ट किया, आई डोंट नो, किसी ने क्या पता एक प्रैंक किया उनके साथ, कोई बड़ी बात नहीं है, कई बार होता है लोग ऐसे करते हैं, बट हम क्या करते हैं कई बार अपने ना वो सबकॉन्शियस में लेके बैठ जाते हैं, ये मेरे को कांटेक्ट कर रहे हैं तो मेरा बहुत फेम होगा, पर ये मुझे कांटेक्ट करना बंद कर दिया तो मेरा डिफेम होने वाला। तो ऐसा बहुत बार होता है। ऐसे भी बोलते हैं सर कि इल्यूमिनाटी में जो है डेविल चला रहा है वो, और वो सोल को कैप्चर कर लेता है। बहुत पहले एक प्रोग्राम आता था शक्तिमान, जी। उसमें कहा जाता है अंधेरा कायम रहे तो कहीं ना कहीं ये वो कॉन्सेप्ट है, बट आई वुड से कि मैंने ज़्यादातर यही समझा है, यही सुना है कि इसके बारे में जितना डिस्कशन कम किया जाए उतना ही अच्छा है जी। क्योंकि इसे बहुत ही डेंजरस माना जाता है। आई डोंट नो, ज़्यादा इसके बारे में मैंने ना रिसर्च की ना कुछ और किया, जितने एक्सपीरियंसेस मेरे सामने आए वो मैंने आपसे शेयर कर दिया, और मुझे लगता है कि ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करने से शायद अगर किसी के मन में कोई वहम है तो वो शायद निकल जाए। हाँ जी, हाँ जी। बट आई मे बी रॉन्ग, आई जी। डोंट नो। वैसे इल्यूमिनाटी की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा जो डाउट में रहने वाले इंसान हैं वो हैं दिलजीत दोसांझ, क्योंकि वो हर अपने कभी भी टूर करते हैं, म्यूज़िक जो भी उनका कॉन्सर्ट्स होते हैं उसमें ये वाला साइन करते हैं, एंड सब बोलते हैं कि वो ये इल्यूमिनाटी का पार्ट है, बट वो कभी मानते नहीं हैं। अब एक बात सोचो, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, जितने भी अगर उनके कांटेक्ट में हैं इल्यूमिनाटी के, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ जी। दिलजीत दोसांझ को किसी ने काटा है क्या कि वो स्पेशली जाके निशान दिखा दिखा के करें? हो सकता है उनके बारे में ऐसा कोई रूमर फैला हो और वो उसको चिढ़ाने के लिए या उस बात को दिखाने के लिए जानबूझ के कि चलो करो अपने, और फेम ही मिल रहा है उनको। फेम भी मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि चलो तुम जिस रास्ते पे सोच रहे हो वो सोचते रहो, मुझे और मज़ा आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो कहते हैं ना, चिढ़ाने का एक मौका चाहिए। हाँ जी। नहीं तो अभी भी एक उनकी मूवी आ रही थी, उसके ऊपर कितना बवाल हाँ हुआ हाँ था। हाँ। तो अगर ऐसा ही है तो फिर वो बवाल भी ना होता, उनकी फिल्म को बैन करने की बात भी हुई थी। अगर वो उस सोसाइटी का पार्ट है तो फिर बैन का तो जिक्र नहीं आ सकता था। तो ये कैसे हो गया? सही कह रहे हैं। ठीक है, तो देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप एक पहलू जब देखते हो ना, अब हम किसी की स्टोरी सुन लेते हैं तो उसके पहलू से देखते हैं, पर सिक्के का दूसरा पहलू होता है, उसी तरह हर स्टोरी का दूसरा पहलू भी होता है। दूसरे पहलू की तरफ अगर अपनी नज़र दौड़ाएं तो हमें पता चलेगा कि चीज़ें कुछ और दिखाई जाती हैं, होती कुछ और है। तो हम दोनों पहलू पे देखें ना, और देखो अपनी लाइफ में अगर हम इतने इन्वॉल्व हैं, बहुत से लोग हैं जो दाल रोटी रोज़ कमाने के लिए निकलते हैं, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो ना। रोज़ अपनी अपनी टेंशनें लेके बैठे हो, लोगों के बारे में सोच के क्या मिलने वाला है। सो मुझे को ऐसा लगता है कि अपनी प्रॉब्लम्स का अगर हम सोल्यूशन निकाल लें वो ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सर, एक सवाल डाउट मेरे पास भी रहता ही है ये कि पिछले जन्म की सज़ा इस जन्म में क्यों? और ये लोग, मैंने एक बार एक वीडियो डाली थी कि हम, अगर आप इस लाइफ में सफ़र कर रहे हैं तो आपने पिछले जन्म में कुछ करा होगा, इस वजह से आपको इस जन्म में ये भोगना पड़ रहा है। तो कमेंट्स यही आए थे कि ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है, क्योंकि मुझे याद भी नहीं है कि मैंने पिछले जन्म में क्या करा था। देखिए, हम जब कहते हैं ना कि आत्मा, तो आत्मा जो है ना वो कभी मरती नहीं है। ठीक है, मोक्ष के बाद भी नहीं मरती, वो सिर्फ एक अपने ठिकाने पे चली जाती है कि अब उसे दोबारा जीवन और मरण के जो सर्कल है उसमें से बाहर निकल गई है। तो इसलिए इस चीज़ को कहना कि ये सज़ा मिलती है, ये गलत होगा। अगर आपने पिछले जन्म में कोई कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे जो किए हैं,
तो सज़ा या फिर फ़ायदा नहीं देखा जाता, आप कह सकते हैं कि उसका फल कैसा है, ठीक है, या फिर उसका परिणाम कैसा है। अगर आपने कोई भी काम किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सीढ़ियों को देखकर, आप देख कर नहीं चलेंगे, सीधा सीधा चलेंगे तो गिरेंगे ही ना, तो फल तो यही है, आपने ध्यान नहीं रखा तो आप गिर गए। उसी तरह से अगर आपने कर्म करते हुए भी ध्यान नहीं रखा तो कहीं ना कहीं आप गिरेंगे ही। गिरने की आप जो टेंडेंसी होती है या फिर जो उसका दर्द होता है वो महसूस तो करेंगे। तो अगर आपके कर्म गिरेंगे तो उस हिसाब से आपको सज़ा लगेगी, पर असल में है तो वो फल ही। तो आप उस फल के लिए तैयार रहिए जो भी आप कार्य कर रहे हैं। तो बस इसको सज़ा की संज्ञा से ज़्यादा फल की संज्ञा दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आपने जो भी किया, जो बोया, अब आप आम का पेड़ बो गए तो फिर आम ही तो जी जी निकलेगा। जी अब ऐसा तो हो नहीं सकता कुछ और निकला है, जी। ठीक है। तो फिर उसी हिसाब से जो आपने बोया वो आपको मिलेगा। डिपेंड करता है कि आपको सब्र कितना, और साथ में आपने बोया था तो फिर उसमें उसको खाद पानी सब कुछ दिया था या नहीं दिया जी था। जी जी अच्छा बोया था तो अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरा बोया तो बुरा फल मिलेगा। अगेन इसको फल ही ही। समझा जाए, सज़ा ना समझा जाए, जी ठीक है। सर, जब फल की बात होती है तो प्लैनेट्स में हम शनिदेव की बात करते हैं कि शनिदेव कर्मों के फल देते हैं। सर, पिछला साल शनि का था और ये साल बोल रहे हैं कि मंगल का साल है। और ये साल हमें खुद सभी को पता है काफ़ी क्रूअल रहा है। अभी प्लेन क्रैश भी हुआ है, वॉर भी हमने देख ली है, इवन भूकंप आ रहे हैं। एंड सर, ऐसा बोला जा रहा है कि शनि ने पिछले साल हमारे सबके कर्म देखे, अब इस साल जो है हमें फल मिल रहा है। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, अब शनिदेव जो हैं वो कुंडली में भी होते हैं, वो सिर्फ साल में तो होते नहीं, हाँ जी हाँ जी। ठीक है। अब आपकी अगर ज़्यादातर लोगों से मैं जिनसे भी मिलता हूँ वो ज़्यादातर मेरे पास आते हैं जिनकी शनि की ढैया चल रही है, शनि का 6.5 चल रही है, शनि की दशा चल रही है। कर्म जो पीछे किए थे उसका फल लेने के लिए आए हुए हैं, और फल अगर बुरा मिल रहा है, फीका मिल रहा है, कड़वा मिल रहा है, तो उसके लिए परेशान होकर हमारे पास आते हैं। तो हम तो बस उनको गाइड कर सकते हैं कि आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। अब अगर मैंने आपको कुछ समय पहले बोला कि आप रुद्राभिषेक कराइए, एक बात को समझिए, मैंने रुद्राभिषेक कराने के लिए क्यों कहा। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में सबसे पहले तो निकला था विष। अब विष इतना जहरीला था कि उसकी एक बूंद भी अगर धरती पे गिर जाती तो धरती खत्म हो जाती। तो वो विष किसने लिया था? शिव जी ने। शिव जी ने जब लिया था तभी तो उनका कंठ नीला हुआ था, इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। अब अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई विष है जो आपकी लाइफ स्पॉइल कर रहा है, ख़राब कर रहा है, आपसे जिया नहीं जा रहा, तो शिव जी को बोलिए ना, उनके सामने प्रार्थना कीजिए ना कि हे नीलकंठ, आप ही हो जो मेरी नैया पार लगा सकते हो। इस जहर से, इस परेशानी से आप ही निकाल सकते हो। ये जहर जो है ये सिर्फ आप ही ग्रहण कर सकते हो। आप इसे ग्रहण करो, मेरी लाइफ सुधारो, मैं आप पर हमेशा जल अर्पित करूं ताकि आपको ठंडक मिल सके, जिससे कि आपका ताप भी कम हो। तो आप ये करके तो देखो। इसलिए तो रुद्राभिषेक, इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि जिन लोगों को भी ऐसी कोई कुंडली में प्रॉब्लम है उनको और कुछ करे ना करे, शिवलिंग पे जल ही चढ़ा लिया करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने पितृदोष की पूजा करा ली, हमने काल सर्प दोष की पूजा करा ली। वो पूजा आपके दोष को ख़त्म नहीं कर सकती, वो सिर्फ उसको कुछ समय के लिए शांत कर सकती है। रिलीफ मिल जाएगा। हाँ, रिलीफ मिल जाता है, पर इंस्टेंट रिलीफ भी नहीं मिलता, उसके लिए भी सब्र रखना पड़ता है। जब आपको पता है कि आपको साल में जाके एक बार पूजा कराओगे, 2 साल में एक बार पूजा कराओगे, उससे अच्छा डेली आप जल चढ़ाते रहो। अपना एक बार संकल्प करके देखो तो सही। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आप 40 दिन में फ़र्क देखोगे, 40 दिन में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, चीज़ें बेटर होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये अगर हम नॉर्मल नियम बना लें ना तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। सर, अभी शनिदेव की बात हो रही है। 9 अगस्त को शनि पूर्णिमा है, श्रावण का लास्ट दिन है। सर, उस दिन का कोई रिचुअल बता दीजिए, कोई उपाय बता दीजिए। आपने कहा शनि पूर्णिमा है। हाँ जी। शनि पूर्णिमा यानी कि शनि और चंद्र का मिलन, ठीक है। ये भी कुंडली में एक योग माना जाता है, इसे कहते हैं विष योग। विष यानी जहर। किसी की कुंडली में होता है ना, बहुत मुसीबतों से जूझ रहा होता है वो इंसान, और ज़्यादातर कुंडलियों में ऐसे योग पाए जाते हैं। या तो सूर्य के साथ राहु होगा या केतु होगा, या तो चंद्र के साथ राहु या केतु होगा, और या फिर चंद्र के साथ या फिर सूर्य के साथ शनि होता है।
बहुत ट्रबलसम होती है उनकी लाइफ। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ शनि और चंद्र की। तो अगर किसी की कुंडली में ऐसा योग है, या फिर किसी की कुंडली में पितृदोष या फिर कालसर्प दोष है, या फिर कोई भी और दोष है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है, इस बार जो आ रही है शनि पूर्णिमा, उसमें एक तो आपको शनिवार के दिन कुछ भी दान करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल काले तिल, आप सरसों का तेल चढ़ा सकते हो। आप उस दिन शनि देव के ऊपर तेल चढ़ाइए, तेल का दान कीजिए, काली चीज़ों का दान कीजिए, लोहे का दान कीजिए। यहाँ तक कि आप इसका कौन सा तेल होता है ये, सरसों मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, तो मस्टर्ड ऑयल का या फिर सरसों के तेल का दिया जलाइए शनिदेव के सामने। ये बात भी ध्यान रखिए कि बिल्कुल उनके सामने आके दिया नहीं जलाते, कोने से दिया जलाते हैं, क्योंकि उनकी जो दृष्टि होती है बहुत क्रूर होती है। इसलिए अगर आप आएँ, उनके पीछे से आएँ, कोने में दिया जलाएं और वहीं से वापस पलट जाएं, उनके सामने नहीं आते। उसके अलावा आप चंद्र को अर्घ चढ़ा सकते हैं। शनिदेव के आप मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। उसी तरह से आपको चंद्र के लिए क्या करना है कि आपको चंद्र को अर्घ चढ़ाना है, ठीक है। इसके अलावा आप उनके भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः, इसका जाप कर सकते हैं। तो अगर आप ये सब करते हैं तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। शनिवार का दिन उसके काम के लिए निकाल लीजिए। इसके अलावा कहा जाता है कि शनिदेव कभी भी हनुमान जी के भक्तों पर क्रूर नहीं होते। तो अगर आप उस दिन हनुमान मंदिर जाते हैं, चमेली के तेल का दिया जलाते हैं, या वहाँ पर चोला चढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर ऐसा करते हैं तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक शनिवार की बात है, करके देखो, कुंडली के बहुत सारे दोष ठीक हो जाएंगे। सर शनि मंदिर में जाके क्या कर सकते हैं? शनिदेव को तेल चढ़ा सकते हैं, फिर काले तिल चढ़ा सकते हैं। वहाँ बैठे कुछ लोग होते हैं, उनको आप दान कर सकते हैं। सेवादार को कुछ खिला पिला सकते हैं। जैसे हमारे घर में कोई नौकर आता है, सफाई कर्मचारी आता है, गाड़ी साफ़ करने वाले लोग आते हैं, ऐसे कोई भी सेवादार आते हैं, कोई रिक्शे वाला हो गया, उन लोगों को आप कुछ ना कुछ काली चीज़ का दान दे सकते हैं। काली चप्पल हो गई, काला कपड़ा हो गया, ऐसे किसी चीज़ का दान कर सकते हैं। नीले फूल होते हैं, वो आप शनिदेव के मंदिर में जाके चढ़ा सकते हैं। और कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको जैसे ये भी नहीं मालूम होगा कि शनिदेव का आप छाया दान भी कर सकते हैं। तो कटोरी होती है, कटोरी स्टील की कटोरी, उसमें थोड़ा सा तेल डालकर अपना चेहरा देखिए और उसको फ्लश आउट कर दीजिए। तो इतना करने से भी बहुत फ़ायदा होता है। बट अगर आपको मालूम है कि इतना बड़ा पर्व है, तो आप शनि मंदिर जाके कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, जैसे बड़ा पर्व है तो इस दिन किसी सिद्ध मंदिर में या सिद्ध मंदिर में चले जाएं, या अगर आपको मालूम है आपके पास में कोई शनि मंदिर है तो वहाँ जाके भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दूर हर किसी के लिए जाना बड़ा मुश्किल होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मंदिरों में बहुत भीड़ होती है। तो अगर आपको मालूम है कि बहुत दूर नहीं जा सकते, तो आप किसी नज़दीक के शनि मंदिर में जाके भी कर सकते हैं। एंड सर ये योग ना डेली नहीं बनते हैं, कभी कभी बनते हैं, तो आई थिंक लोगों को ये मिस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। आप शमी का पौधा होता है या पीपल का पौधा होता है, वहाँ दिया जला सकते हैं, तो ये काम भी कर सकते हैं उस दिन। ओके सर, जैसे हमने पास्ट लाइफ की बात करी थी, तो एक कॉन्सेप्ट है कि पति पत्नी 7 जन्मों तक साथ रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट सच में रियल है? आपने जब देखी पास्ट लाइफ, तो क्या हस्बैंड वाइफ 7 जन्मों तक एक ही हस्बैंड वाइफ बनते हुए आए हैं? देखिए, इसके बारे में ना मैंने बहुत रिसेंटली कुछ लोगों को बताया, आपको बता देता हूँ। 7 जन्मों तक पति पत्नी का साथ रहे या ना रहे, वो उसके लिए जिम्मेदार पति पत्नी खुद ही होते हैं। वो चाहें तो एक ही जन्म को 7 जन्मों के बराबर कर सकते हैं, और चाहें तो उस दर्द को 7 जन्मों तक झेल सकते हैं। कैसे? देखो, एक बात को समझो, कोई इंसान जन्म लेता है, ठीक है, उसने जन्म लिया तो अपनी सारी एक्टिविटीज़ करता है, बचपन बिताता है, अभी तो इतनी समझ नहीं है, करियर बनाता है, करियर में आता है, तो फिर उसके बाद उसको बोला जाता है कि भैया तो बहुत गैर जिम्मेदार है, तेरी शादी करनी पड़ेगी। तो शादी करते हैं, तो फिर क्या होता है, अब किसी को प्रपोजल आया कि भाई तुम्हारे लिए रिश्ता आया, तो सबसे पहला थॉट मन में क्या आता है? स्वादिष्ठान चक्र का। सबसे पहले दिमाग में बात ये आती है कि चलो यार किसी के साथ जुड़ेंगे, रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब उसकी शादी होती है, तो वो क्या करता है? अपनी जड़ के साथ जुड़ जाता है, अपने परिवार का एक बन जाता है कि अब मैं परिवार का स्तंभ बन गया हूँ, यानी कि वो अपने मूलधारे चक्र के साथ जुड़ जाता है। जैसे 7 जन्मों का स्थान होता है, वैसे ही हमारे 7 चक्र होते हैं।
तो वो अपने मूलधारा से जुड़ गया, क्योंकि अब वो जिम्मेदार हो गया, ग्राउंडेड हो गया, ज़्यादा उछलेगा नहीं, अपनी दोस्तियाँ छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि अब मुझे अपने परिवार को टाइम देना है। फिर डे 1 से ही उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, प्लेजर शुरू हो जाता है। वो जितना प्लेजर उसको खुद को चाहिए होता है, उतना वो पार्टनर का भी ध्यान रखता है कि उसे ये चीज़ पसंद है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेक्सुअल एक्टिविटी, इट्स अबाउट कि प्लेजर मेरे पार्टनर को कैसे मिलता है। उसे मूवी देखना पसंद है, उसे सजना संवरना पसंद है, उसे पार्टी करना पसंद है, उसे कहाँ जाना पसंद है, कहाँ नहीं जाना पसंद है, उसे क्या खाना पसंद है, उसे कैसे गिफ्ट पसंद है। कईयों को फूल ही बहुत बहुत बड़ी चीज़ लगती है, और कईयों को हीरे की अंगूठी भी कुछ नहीं लगती। तो वो डिपेंड करता है कि वो अपने पार्टनर के लिए क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं वो ग्राउंडेड भी हो गया, मूलधारा चक्र भी उसका सेटिस्फाई हो गया, और स्वादिष्ठान भी सेटिस्फाई हो गया। 1-2 साल की शादी के बाद जब एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं, तो उसके बाद उसके दिमाग में एक ही पॉइंट आता है, मैं एक LIC करा लूँ, मैं एक मेडिकल करा लूँ, मैं अपनी सेविंग करना शुरू करूँ, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली बनानी है। तो अल्टीमेटली वो लोगों से पूछना शुरू करता है कि मैं सीखना शुरू करता है एक्चुअली, कि मैं अपनी सेविंग्स के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। कोई कहता है म्यूचुअल फंड करा लो, कोई कहता है गोल्ड खरीद लो, कोई कहता है इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, कोई कहता है उसमें इन्वेस्टमेंट करो। तो वो इन्वेस्टमेंट के मोड में चला जाता है, यानी कि वो अपने मणिपुर चक्र को सेटिस्फाई कर रहा है, वो और नई चीज़ें सीख रहा है। जितना सीख रहा है उतना आगे ज्ञान भी बांटेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली उसके 3 जो चक्र हैं वो सेटिस्फाई हो गए। अब जब उसने शादी की, तो वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ भी जुड़ा, प्लस अपने इन लॉज की फैमिली के साथ भी जुड़ा। ठीक है, अपने सास ससुर हो गए, अगर उसके कोई अपने पार्टनर की कोई सिबलिंग्स हैं, बहन है, भाई है, तो उनके साथ भी जुड़ते हैं। उनकी पूरी फैमिली के साथ जुड़ना, अपनी फैमिली को भी साथ में लेके चलना। और कोशिश ये करते हैं, अगर कोई समझदार फैमिली हो तो ये कोशिश करेगी कि दोनों फैमिली इकट्ठी चलें, पैरेलल ना रहे, एक दूसरे के अगेंस्ट ना रहे, तो साथ साथ में मिल के चलेंगे, हम साथ साथ हैं। तो इसका मतलब उसका हार्ट चक्र भी कहीं ना कहीं इवॉल्व हो गया। अब इस सब को इवॉल्व करने में सबसे बड़ा काम किसका है? आपके थ्रोट चक्र का। अरे आपकी कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है, आप कितना अच्छा बोल रहे हो, किस तरीके से आप दोनों को मोल्ड कर रहे हो। कहते हैं ना, सास बहू, उन दोनों को कैसे एक पेज पर लेकर चल रहे हो, कैसे उनको जोड़ कर रख रहे हो। आपने बहू को ले जाकर, यानी कि अपनी वाइफ को ले जाकर वो गिफ्ट किया, मम्मी तुम्हारे लिए लाई हैं, इतना कहने से क्या जा रहा है, वो तो खुश हो गई, और उसके मन में आपकी मम्मी के लिए आदर आ गया। वहीं अपने मम्मी को जाके कुछ कहा, ला के दे दिया, मम्मी आपके लिए ये लेके आई है, मेरी वाइफ लेके आई है, तो उनके मन में भी आ गया, चल मेरी बहू मेरे लिए कुछ सोचती तो है, अपने लिए लेने गई तो मेरे लिए भी लेके आई है। आपका तो कुछ नहीं गया, बट उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होनी शुरू हो गई। सो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं, आपने कैसे अपनी कम्युनिकेशन को यूज़ किया। तो यानी कि आपका 5वां चक्र मैटर कर गया। फिर थोड़े से हम एज में आते हैं, 35-40 की एज में आते हैं, तो हम थोड़े से धार्मिक होने शुरू होते हैं, पूजा पाठ में आना शुरू होते हैं। फिर हम सोचते हैं कि चलो अब हम पूजा पाठ करें ताकि हमारे बच्चों की जो लाइफ है वो बेटर हो सके, कुछ हो सके, कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो करते करते पूजा पाठ में इन्वॉल्व हो गए, यानी कि इस चक्र पे पहुंच गए। अल्टीमेटली हम सोचते हैं चलो 4 धाम की यात्रा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो स्वादिष्ठान यहाँ पर पहुँच गए, सहस्रार पे। तो अगर आपने एक ही लाइफ में ये 7 चक्र बैलेंस कर लिए हैं, अपने पार्टनर के साथ जुड़ के कर लिए हैं, तो फिर अगली लाइफ में कोई और पार्टनर मिल जाएगी। अच्छा, ऐसा है। आपको 7 वचन जो होते हैं, वो 7 चक्र होते हैं, वही 7 जन्म होते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं ये 7 चक्रों का फुलफिल नहीं हो पाया एक लाइफ में, तो तब नेक्स्ट लाइफ में वही बनेंगे? आप सोच के देखो ना, क्यों बार बार एक ही काम करने आएंगे। अगर एक हस्बैंड को दूसरी वाइफ चाहिए तो वाइफ को भी दूसरा हस्बैंड चाहिए, एक से बोर नहीं हो जाएंगे? तो अगर आपको ये सब कुछ करना है तो इस लाइफ में ही अपने कामों को सही तरीके से करो, जोड़ के चलो, परिवार को बांध के चलो। ओके। ठीक है, तो आप ऐसे करके तो देखो, आपकी लाइफ भी सुधर जाएगी और आने वाले टाइम में अच्छी वाली लाइफ मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जैसे अभी आपने सास बहू की बात करी है, सर ऐसे कोई इंसिडेंट है कि जिसमें कोई इंसान आया हो जिसने बताया हो कि उसकी सास परेशान करती है या फिर दहेज के लिए परेशान करते हैं, देन आपने पास्ट लाइफ देखा हो एंड देन आपको रीज़न पता लगा हो भाई इस वजह से कर रहे हैं, एंड देन आपने समझाया हो उसको? इसे कहते हैं रोल रिवर्सल। ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जहाँ पर जैसे बताया जाता है कि मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा करती है, मेरी सास मेरे साथ वैसा करती है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड के साथ टिकने नहीं देती, बैठने नहीं देती, मुश्किल से हम दोनों की कोई एक छुट्टी होती है, उस दिन भी वो उन्हें अपने कमरे में बुला लेती है या मुझे कामों में बिज़ी कर देती है, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डाउरी को लेके भी चीज़ें आती हैं, बट उनका रेलेवेंस जब हम पास्ट लाइफ में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके रोल रिवर्सल में ही मिलता है।
कि कहीं जैसे जो आज बहू है वो कभी हो सकता है कि वो कुछ और रही हो और वो उसने सास थी। सेम चीज़ अपने उसके साथ रिवर्स में की हो। तो आपने जो कभी किसी के साथ किया था वो अब आप भुगतने आ गए। कई बार क्या होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में भी ऐसा होता है कि आज आपके हस्बैंड आपके साथ बहुत गलत करते हैं, तब आपने वही काम बीइंग अ हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ बहुत गलत किया था, रोल रिवर्सल हो गया। ओके। तब आपने जो फीमेल के साथ किया था आज वो फीमेल होते हुए आप महसूस कर रहे हो। तब आपने जो अपनी माँ के साथ किया था हो सकता है कि वही आपको आपकी सास के रूप में आपकी माँ ने आके आपके साथ किया हो। तो ऐसा भी होता है। सर फिर ये लूप कैसे खत्म होगा? देखो, मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी बीमारी को पहचानो तो सही। बीमारी कैसे पहचानोगे? अगर मान लो किसी इंसान को बुखार है तो बुखार बीमारी नहीं है, बुखार एक सिम्टम है। बुखार होने पे जब हम पहले क्या करते हैं, डोलो ले लेते हैं, क्रोसिन ले लेते हैं, 2-3 दिन खाई, उतरता है चढ़ जाता है, उतरता है चढ़ जाता है बुखार। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को फ़ीस देते हैं, फिर वो क्या करता है, ब्लड टेस्ट लिख देता है। फिर हम 4 गालियाँ डॉक्टर को देते हैं, फ़ीस भी ले ली और टेस्ट भी लिख दिए और खर्चा करा दिया। मतलब ब्लड टेस्ट करवाएगा तभी तो पता चलेगा कि ये बुखार क्यों आ रहा है। टाइफाइड की वजह से है, मलेरिया की वजह से, डेंगू की वजह से, कोविड की वजह से, वायरल की वजह से, और मे बी समथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। तो जब वो पता चलेगा तभी तो उसका इलाज कराओगे ना। उसी तरह से जब हमारे पास कोई आता है तो पास्ट लाइफ, अब हर किसी की पास्ट लाइफ भी नहीं की जाती, कई बार तो बातों बातों में पता चल जाता है प्रॉब्लम तो कुछ और ही है। तो हम उनको जरूरी तो ना हर चीज़ के लिए पास्ट लाइफ ही बोलते रहेंगे। कोई आया आज की प्रॉब्लम की वजह से, उसका कारण भी कि आज की प्रॉब्लम है, तो हम उनको आज ही की सोल्यूशन देकर उनको वापस कर देते हैं। पर अगर किसी का प्रॉब्लम निकलता है, रूट कॉज निकलता है उसकी पास्ट लाइफ से, तो पास्ट लाइफ करके पता चलता है कि कर्मा क्या थे। उसके ऊपर तभी तो हम बता पाएंगे कि रेमेडी क्या करनी है। तो मेडिसिन ऐसे नहीं दी जाती ना कि हम बांटते रहें, ये कोई मिठाई थोड़ा ना। ये उसके लिए पहले आपका टेस्ट होना ज़रूरी है, यानी कि आपका पास्ट लाइफ होना ज़रूरी है। वंस वी गेट टू नो कि क्या कर्मा थे, उसी बेसिस पे आपको रेमेडी दी जाएगी। एक इशू ना पूरे इंडिया में ही ले लीजिए, वर्ल्ड वाइड ले लीजिए, सबको रहता ही है कि भाई पैसों की कमी है, पैसे चाहिए, लोगों को चाहिए कि भाई जितना हो सके एक्सेस में पैसा आ जाए। और जब नहीं आता है तो ये रीज़न रहता है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। तो सर आपने किसी की पास्ट लाइफ करी है और आपने देखा हो कि यू आर सफरिंग इन दिस लाइफ बिकॉज यू डिड दिस, ऐसा कोई क्लाइंट का इंसिडेंट बताइए। देखिए, क्लाइंट के ऐसे इंसिडेंट्स मल्टीपल हैं, पर अभी मैं आपको एक रियल वाला नहीं बता सकता। रीज़न बीइंग कि उसमें काफ़ी कुछ मेरे को छुपाने के लिए बोला गया। अच्छा, इतना कुछ छुपाऊंगा तो मुझे लगता है कि आपके पास पहुंचेगा तो कुछ नहीं। आप नाम मत लीजिए ना उनका। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत कुछ है ऐसा, क्योंकि वो जैसे जिक्र करूँगा वो पब्लिक फिगर है, बड़ी जल्दी पकड़ा जाएगा वो किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको ना एक स्टोरी बता देता हूँ। क्या हुआ कि एक पंडित जी थे जिनके मन में था कि मैं बहुत बड़ा यज्ञ कराना चाहता हूँ। तो अब यज्ञ कराने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, तो वो क्या करते थे, जितनी भी उनके पास सेवा आती थी तो सेवा में से ज़्यादा पोर्शन जो था वो बचा लेते थे, एक संदूक रखा हुआ था उसमें छुपा लेते थे कि चलो कभी इकट्ठा होगा तो मैं बहुत बड़ा यज्ञ कराऊंगा। तो ऐसे करते 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 उनका संदूक भर गया। जब भर गया तो उन्होंने कई सारे पंडितों को बुलाया कि चलो अब यज्ञ करेंगे। तो पंडित जब आए तो उन्होंने बोला कि इतना खर्चा उठा पाओगे, तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतनी जमा पूंजी है? तो कहते हैं हाँ मेरे पास पैसा है, मैंने इतने साल लगा के पैसा इकट्ठा किया है तो मैं कर लूँगा। तो उनका शिष्य भी था एक, वो बहुत ही विश्वासी शिष्य था। तो क्या हुआ कि जब वो यज्ञ करा रहे थे तो अनुष्ठान के बीच बीच में जो जो थोड़े थोड़े उनको पैसे देने होते थे वो देते थे अशर्फियाँ। तो करते 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 एक बार में आगे सबको लगा कि हाँ बीच बीच में पैसे दे ही रहा है तो एंड में दे देगा, इकट्ठे सारे दे देगा। तो वो उसका पूरा अनुष्ठान जब पूरा हो गया तो उस टाइम क्या हुआ कि उन्होंने बोला चलिए अब आप पैसे लाइए, अब हमने जो खर्चा किया हमारा खर्चा भी पूरा हो जाए और हमें दक्षिणा मिल जाए। तो जब पंडित जी जाते हैं अपनी कुटिया में तो जाकर देखते हैं कि उनका जो संदूक था वो पत्थरों से भरा हुआ है। उनका जो सेवादार था वो सारी अशर्फियाँ लेके चला गया था, चंपत हो गया था। अब क्या हुआ कि वो पंडित जी की तो हालत ख़राब, वो तो बेचारे जाके कूद गए गंगा जी में कि भाई मैं तो मर जाऊंगा, अब तो मेरे बस का नहीं, मैं इतना लोगों को फेस नहीं कर सकता। अल्टीमेटली जो इंसान, जो उनका शिष्य भागा होता है ना, वो दूसरे गांव में जाके बस जाता है और वहाँ का सेठ बन जाता है। अब वो जो गुरुजी होते हैं वो तो उनकी तो मृत्यु हो गई, अब वही उसके बेटे के रूप में जन्म ले लेते हैं। पर बचपन से ही वो रोगग्रस्त होते हैं। ठीक है, तो अब बेटा जो है रोगग्रस्त है, अब बचपन से खर्चा होता जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि अब पिता जो है, यानी कि अब वो जो शिष्य था वो पिता बन गया। तो जो पिता है वो बेचारा कमाता कम है, खर्चा ज़्यादा करता है अपने बच्चे पे, अब बच्चे को छोड़ भी नहीं सकता।
तो हर वैद्य कहता है बस कुछ टाइम की बात और है, इतनी दवाई लगेगी उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो कहते हैं चलो थोड़ी देर की बात है, मेरा बच्चा ही तो है, मेरा बेटा ही है। करते 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 वो बड़े हो जाते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि एक पंडित जी कहते हैं कि आप इसके नाम पे एक यज्ञ कराइए, जब ये यज्ञ होगा तभी आप मानिए कि इसका रोग समाप्त होगा और फिर उसके बाद ये ठीक हो जाएगा, तो आपको आगे सेविंग्स ही सेविंग्स होंगी। तो कहते हैं ठीक है कि इसका यज्ञ कराने के लिए अगर मेरे को खर्चा करना पड़े, सब कुछ बेचना भी पड़े, मैं बेच दूंगा, मैं और कमा लूँगा, मेरा बेटा भी बच जाएगा और मेरे पास इतनी हिम्मत है कि मैं और कमा लूँगा। तो क्या करते हैं, अपना घर बार सब कुछ बेच देते हैं। अब उसका वो जो यज्ञ होता है वो करवाते हैं। अब यज्ञ कराने के बाद जो, अब देखो एक बात को समझो, पुराने जन्म में जो गुरुजी थे उनका यज्ञ पूरा हुआ था पर उसका वो फल नहीं भोग पाए थे क्योंकि उनकी शर्फियाँ को चोरी करके ले गया था। यहाँ पर क्या हुआ कि वही बेटा बन के आया था, उसको तो स्वास्थ्य की प्राप्ति हो गई, पर उसी वक्त वो जो शिष्य था वो ख़त्म हो गया। ओके। यानी कि उसके पिता चले गए। पर उसके बाद उस बेटे ने बहुत प्रॉस्पर किया। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब आपके साथ कोई वेल्थ इशू होता है ना, और या फिर घर में कोई बीमारी आ जाती है ऐसे बचपन से ही, तो कहीं ना कहीं उसका संबंध आपके पूर्व जन्म से हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा हुआ था। ऐसा ही मेरे पास कई केसेस आए हैं और उनका रेलेवेंस उन्हीं की फैमिली में कहीं निकल आया। इसीलिए मैं बोल नहीं सकता, वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, ये मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर ऐसा कुछ निकल आए तो जल्द से जल्द अपना पता करो, क्योंकि आपने जिससे माफ़ी मांगनी है ना, वो आपके घर में ही हो सकता है। ओके। और उससे माफ़ी मांगो, उसके लिए कुछ थोड़ा सा रेमेडी होती है वो करो, और जल्द से जल्द आपके जो रुका हुआ धन है वो आना शुरू हो जाएगा। तो इसका रेफरेंस जब आपके पास लाइफ से निकलता है, ज़्यादातर आपके नियरेस्ट फैमिली मेम्बर्स के साथ निकल आता है कि उससे आपको कोई माफ़ी मांगनी है या माफ़ी प्रार्थना करेंगे तो माफ़ी प्रार्थना वही तरीका होता है, किससे माफ़ी प्रार्थना करनी है। अब अगर मैं ये बोल दूं तो अपने बीवी से, अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने बेटे से, हर किसी से माफ़ी प्रार्थना कर लेगा, पर हो सकता है कि क्या पता उनके घर में कोई नौकर ही आता हो, उससे माफ़ी प्रार्थना करनी हो। तो डिपेंड करता है किससे करनी है, वो एनर्जी कहाँ भेजनी है। ऐसे है, ये नहीं हो सकता ना अंधेरे में आपने 10 जगह पे तीर चला दिए, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करना पड़ता है कई बार। तो इसलिए आपको पास्ट लाइफ करवा के पता चल जाता है कि कहाँ पर आपका वो जो पुराना कर्म है वो रुका हुआ है, आपको उसको ठीक करना है और अल्टीमेटली आपके लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके सर, आज आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा है। मुझे पर्सनली बहुत नॉलेज मिली है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, एंड मैं चाहूँगी कि हम दोबारा से आपके साथ पॉडकास्ट करें। एंड थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। थैंक यू।